गरीब होने की वजह से मैंने पैसे बचाने वाले एक रियलिटी शो में भाग लेने का फैसला किया। 1 महीने तक $500 में गुजारा करना है। अंत में जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे बचेंगे उससे $50 लाख मिलेंगे। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पैसे बचाने के लिए इंस्टेंट नूडल्स खाएं, सूखी रोटियां खाएं या दिन में सिर्फ एक बार खाना खाएं। लेकिन मेरे लिए यह बच्चों का खेल है। क्या यह सिर्फ इस बात का मुकाबला नहीं है कि कौन सबसे ज्यादा कंजूस हो सकता है? जब बात पैसे बचाने और मुफ्त का माल लेने की हो तो मैं बिल्कुल अलग लेवल पर हूँ। शो के पहले दिन मैं सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता हूँ। अपनी याददाश्त के सहारे मैं अपने डॉर्म से बाहर निकलता हूँ और खाली सड़कों पर दौड़ना शुरू कर देता हूँ। चूंकि मुझे लाइव कमेंट्स नहीं दिख रहे, इसलिए मुझे अभी तक नहीं पता कि यह सब लाइव स्ट्रीम हो रहा है। कमेंट्स में दर्शक मेरे लिए परेशान है, मुझे बेवकूफ कह रहा है। उन्हें लगा था कि मैं ऊर्जा बचाने और कम खाने के लिए दिन भर सोऊंगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी सुबह कोई जाग रहा होगा। अभी भी बाहर अंधेरा है, वह क्या कर रहा है? मत कहना कि वह सुबह की दौड़ पर जा रहा है। यह तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। क्या उसे अभी अपनी ऊर्जा बचानी नहीं चाहिए? कैलोरी बर्न करने से बचना चाहिए, कम खाना चाहिए और कम खर्च करना चाहिए। मैं अब यह देख नहीं सकता। कितना बेवकूफ है, उसकी जगह मुझे चुनना चाहिए था। मैं 48 घंटे तक सीधे बिस्तर पर लेटा रह सकता हूँ, न खाना न खर्च। ऐसे समय में वह परेशान है। अनुशासन को लेकर वह कोई सेलिब्रिटी नहीं है। यह हीरो बनने का नाटक कैसा? इस आदमी को तो टैलेंट शो में जाना चाहिए। उसे इस शो में डालना एक मौका बर्बाद करना है। मैं करीब 10 मिनट दौड़ता हूँ और दर्शक उन 10 मिनटों में मेरी खूब खिंचाई करते हैं। आखिरकार मैं एक मेडिकल स्टोर के सामने रुकता हूँ। जब मैं अपनी जेब से एक पर्चा निकालता हूँ तो दर्शक तुरंत सीधे होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उस पर्चे पर 4 बड़े शब्द साफ साफ लिखे हैं, मुफ्त अंडे मिल रहे हैं। पैसे बचाने का मेरा पहला कदम मुफ्त का माल लेना। मेरे हाथ में ग्रेस फार्मेसी का एक पर्चा है जिस पर लिखा है कि इसे दिखाने पर आप 1 पाउंड मुफ्त अंडे ले सकता है, जो हर दिन सिर्फ 30 लोगों को ही मिलेंगे। मुझे पता है कि ऐसी स्कीम बुजुर्गों को बहुत पसंद आती है, इसलिए अंडे पाने के लिए आपको यहाँ जल्दी पहुंचना होगा। इसीलिए मैं जल्दी उठा और दौड़कर यहाँ आया। सुबह के 8:30 बजे तक आसमान पूरी तरह साफ हो जाता है, फार्मेसी खुल जाती है और मेरे पीछे बुजुर्गों की एक लंबी लाइन पहले ही बन चुकी है। फार्मेसी वाला मुझे अजीब नजरों से देखता है, क्योंकि मैं लाइन में सबसे आगे खड़ा हूँ और पूरी भीड़ में अकेला जवान लड़का हूँ। जल्दी से वो अपनी नजरें हटाता है, काउंटर पर रखी एक शीट की ओर इशारा करता है और प्यार से कहता है, अपना नाम और फोन नंबर यहाँ लिख दीजिए और आप अपने मुफ्त अंडे ले सकते हैं। मैं आराम से पेन उठाता हूँ और बिना हिचकिचाए नंबरों की एक पूरी लाइन लिख देता हूँ। फिर मैं खुशी खुशी अपने 1 पाउंड मुफ्त अंडे लेकर डॉम की ओर चल देता हूँ। कमेंट्स फिर से आने शुरू हो गए हैं। मुझे माफ करे, मैं अपनी कही हर बात वापस लेता हूँ। वाह, उसे भूखा नहीं रहना पड़ेगा और उसने कोई नियम नहीं तोड़ा। यह मुफ्तखोर चाल एकदम जीनियस है। मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूँ कि यह हैंडसम लड़का आगे कैसे मुफ्त में काम चलाएगा। यह तरीका बढ़िया है, लेकिन आपको बहुत बेशर्म होना पड़ेगा ताकि लोग जो आपको अजीब नजरों से देखें उन्हें नजरअंदाज कर सके। खुद एक जवान लड़का होने के नाते मुझे ऐसा करने में बहुत शर्म आती। क्या बड़ी बात है? आपने किसी का कुछ चुराया या लूटा थोड़ी है। आपको शर्म क्यों आनी चाहिए? क्या यह आपके उस बेतुके घमंड की वजह से है जो 1 पाउंड अंडों के लायक भी नहीं है? क्या घमंड से पेट भर सकता है? इन 1 पाउंड मुफ्त अंडों के साथ अगले 2 दिनों का मेरा खाना लगभग तय हो गया है। डॉर में किचन एक कॉमन जगह है, इसलिए सभी कंटेस्टेंट्स को यहीं खाना बनाना है। प्रोडक्शन टीम ने बेसिक बर्तन और मसाले दे रखे हैं। मुझे बस अंडों को थोड़ा धोना है और मैं स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद ले सकता हूँ। तभी विवियन नीचे आती है और किचन में आवाज सुनती है। वह चुपचाप पास आती है। क्या तुम इतने सारे अंडे लाए हो? वह पैन में तल रहे अंडों को देखती है और उसके मुंह में पानी आ जाता है। सुबह सुबह तला हुआ अंडा देख कौन खुद को रोक सकता है? क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? मैं प्यार से मुस्कुराता हूँ। नहीं शुक्रिया। मेरी बात खत्म होते ही अंडे खत्म हो जाता है। हवा में सिर्फ पैन की आवाज गूंज रही है और हमारे बीच एक छोटी सी चुप्पी छा जाती है। विवियन इंतजार करती है, लेकिन उसे वो ऑफर नहीं मिलता जिसकी उसे उम्मीद थी। क्या साथ में थोड़ा खाना चाहेंगे? वह सोचती है कि क्या ईथन वाकई मतलबी है, बेवकूफ बन रहा है या बस लोगों के बीच रहना नहीं जानता। इतने सारे अंडों में से उसे 2 अंडे देने में क्या बड़ी बात है? वह उन्हें अकेले खत्म नहीं कर सकता। उसे लोगों के साथ रहने का कोई अंदाजा नहीं है। हम नाश्ते के लिए बाहर जाने का विचार और ऑप्शन के तौर पर सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स देख वह कुछ सस्ता ढूंढने के लिए परेशान है, लेकिन चूंकि उसके सामने मुफ्तखोरी का मौका है तो वह उसे छोड़ नहीं सकती। इसलिए वह मुस्कुराती है और बातचीत शुरू करती है। बढ़िया, तुम जल्दी उठ गए। मैं अभी जगी हूँ और मैंने कुछ नहीं खाया। इतने सीधे इशारे के बावजूद अगर ईथन को अभी भी समझ नहीं आ रहा तो वह जानबूझकर शेयर करने से मना कर रहा है। मैं अंडों को अपनी प्लेट में रखता हूँ और शांति से कहता हूँ, तो बस वहां खड़े होकर मुझे मत देखो, अपना खाना खुद ढूंढ लो। मैं भी कुछ अंडे लेना चाहती हूँ, वे सस्ते और पेट भरने वाले हैं। अडिग होकर मैं बाकी बचे कच्चे अंडों को अपने नाम वाले फ्रिज में रख देता हूँ। वो तो बेहतर होगा तुम बाहर कुछ ढूंढ लो। यह आदमी वाकई उसे मनाना नामुमकिन है। ऐसा लगता है
कि यह लड़की उससे मुफ्त में खाना चाहती है। हाँ हाँ, मैं भी बता सकता हूँ कि उसे उसके अंडे चाहिए। ईथन को समझ क्यों नहीं आ रहा? क्या क्या यह मुमकिन है कि ईथन को सब समझ आ रहा है और वह उसे शर्मिंदा होने से बचा रहा है। आमतौर पर मैं कुछ अंडों को लेकर कंजूस नहीं होता, लेकिन इस समय हम एक दूसरे के खिलाफ है और जब बात मौके की हो तो हर कोई बराबर है। यह जीवन और मृत्यु का सवाल नहीं है। मुझे क्यों चाहिए कि मैं विवियन को अपना खाना खिलाऊं और उसके पैसे ऐसे बचाने में मदद करूं? क्या मैं मूर्ख दिखता हूँ? मुझे अपनी प्लेट डाइनिंग टेबल पर ले जाते और बैठते देख विवियन मायूसी से एक लंबी आ भरती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या बाजार में अंडे टुकड़ों में मिलते हैं। मैं उतने अंडे नहीं खरीदना चाहती जितने तुमने खरीदे। अगर मैं उन्हें खत्म न कर पाई तो खराब होंगे। इस गर्मी में वे जल्दी खराब हो जाते हैं। वह सीधे यह क्यों नहीं कह देती कि मुझे 2 अंडे दे दो? मैं चॉपस्टिक से एक अंडा उठाता हूँ, पूरी तरह पका हुआ, दोनों तरफ से कुरकुरा, एक निवाला, बाहर से क्रंची, अंदर से नरम। विवियन लार निगलती है और उसका पेट गड़गड़ाहट के साथ उसे धोखा दे देता है। मैं बोलने से पहले अपना निवाला धीरे धीरे खत्म करता हूँ। वे खराब नहीं होंगे। यहाँ एक फ्रिज है, पहले जाकर थोड़ा घूम लो। अगर तुम वाकई बस कुछ अंडे खरीदना चाहती हो और नहीं मिल रहे तो मैं तुम्हें बाद में 2 बेच सकता हूँ। विवियन को लगता है कि उसने गलत सुना। वह यकीन ना करते हुए इसे दोहराती है, मुझे 2 बेचोगे? वह बस एक वक्त का खाना मुफ्त में चाहती है। क्या वो वाकई इतना कंजूस है? उसे उसे 2 अंडे बेचने होंगे। तुमने सही सुना। विवियन अपने चेहरे के भाव संभालने की कोशिश करती है। ईथन, हम एक ही शो के कंटेस्टेंट्स हैं। हमें एक पूरे महीने एक दूसरे को देखना है। यह सिर्फ 2 अंडे है और तुम मुझसे पैसे लोगे? मेरी आंखें खुली है, मेरी आंखों में थोड़ी मासूमियत है। तुम जैसी बड़ी होकर भी तुम मुफ्तखोरी में कोई शर्म नहीं है। मुझे पैसे लेने में क्यों बुरा लगना चाहिए? विवियन का चेहरा पूरी तरह उतर जाता है। कौन मुफ्तखोरी कर रहा है? मैं अपना खुद का ले लूंगी। विवियन के जाने के बाद मैं जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करता हूँ। मैं अपनी प्लेट धोता हूँ, ऊपर जाता हूँ और योजना बनाना शुरू करता हूँ कि मेरा अगला खाना कहाँ से आएगा। जैसा कि कहावत है, अगर आप पहले से प्लानिंग नहीं करते तो मुसीबत बस पास ही है। सिर्फ इसलिए कि मेरे पास 1 पाउंड अंडे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पैसे बचाने के अन्य तरीके ढूंढना बंद कर दूं। लंच के समय दर्शक आखिरकार बाकी 2 कंटेस्टेंट्स रयान और क्लोई को देख पाते हैं। वे दोनों नाश्ता छोड़ देते हैं और दिन में केवल 2 बार खाना खाते हैं। नाश्ता छोड़ने से उनका एक वक्त का खाना बच जाता है, क्योंकि उनके खाने का समय एक ही है। वे तुरंत घुल मिल जाते हैं। वे साथ में पास की एक दुकान जाते हैं और थोक में इंस्टेंट नूडल्स का पूरा बॉक्स खरीदकर आधा आधा बांट लेते हैं। उसकी कीमत सही है, मात्रा इतनी ज्यादा नहीं है कि खत्म ना हो सके और एक बार खत्म होने पर वे जल्दी से फ्लेवर बदल सकते हैं। जब तक वे दोनों डॉर्म में वापस जाकर अपने नूडल्स तैयार करते हैं, विवियन भी चुप नहीं बैठती। मेरे जाने का फायदा उठाकर वह बोलना शुरू करती है, वह ईथन वाकई बहुत कंजूस है। उसने तो मुझसे कहा था कि वह आज मुझे 2 अंडे बेचेगा। मुझे लगता है कि वह बस हमसे पैसे कमाना चाहता है। तुम दोनों उससे सावधान रहना, उसे तुम्हें बेवकूफ मत बनाने देना। जैसे ही विवियन अपनी बात खत्म करती है, रयान रयान अचानक किचन के दरवाजे पर एक शख्स को खड़ा देखता है। विवियन उसकी नजर का पीछा करती है और गलती के एहसास से काम जाती है। रयान मुझे देखता है और अजीब सी खामोशी को तोड़ता है। क्या तुम्हें किचन चाहिए? नहीं, मैं बाहर खाना खा रहा हूँ। मैं रयान के दुबले शरीर को देखता हूँ और उसके हाथ में इंस्टेंट नूडल्स पर गौर करता हूँ। मेरी कभी कभार जागने वाली अंतरात्मा मुझे हल्का सा उकसाती है, जिससे मैं पूछता हूँ, साथ चलना है? वैसे भी मैं किसी और के खर्चे पर पल रहा हूँ, अपनी जेब से तो नहीं। मुझे उन्हें फ्री मील के लिए साथ ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पता नहीं आने वाले दिनों में कितने दिन भूखे रहना पड़े। अगर अभी फ्री मील मिल सकता है तो हमें ले लेना चाहिए। नहीं शुक्रिया, तुम इतने शातिर बिजनेसमैन हो, तुम्हारे साथ खाना खाने की कीमत मुझे चुकानी पड़ सकती है। उसने आज सुबह कई बार इशारा किया था, बस इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने कभी नहीं कहा था। अब जाकर उसने आखिरकार यह कह ही दिया। बहुत देर हो चुकी है। इसके अलावा कौन जाने कि आज सुबह अंडे बेचने वाली घटना से उसे कोई नया आइडिया मिल गया हो, कुछ बुरा करने की साजिश, हमें फंसाने और हमसे पैसे ऐंठने का कोई चतुर तरीका। अब जाकर मैं पहली बार विवियन की तरफ देखता हूँ। मैं उलझन में होने का नाटक करता हूँ, इधर उधर देखता हूँ। मैं तो तुमसे बात ही नहीं कर रहा था, तुम किसे जवाब दे रही हो? मेरी इस हरकत ने विवियन को कहीं छिपने की जगह नहीं दी। यहाँ तक कि रयान और क्लोई भी मेरी बातों पर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। विवियन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। हाँ हाँ हाँ, ईथन वाकई जानता है कि दोमुही बातें करने वालों से कैसे निपटना है। वह लड़की ईथन की पीठ में छुरा घोंप कर सबको उसके खिलाफ कैसे कर सकती है। वो यह क्यों नहीं बताती कि उसने उसके अंडे हथियाने की कोशिश कैसे की। दोमुही लड़की आपा खो बैठी मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती। ईथन, क्या तुम्हारे पास कोई और फ्री मील प्लान है? मैं उत्साहित हो रहा हूँ। रेयान क्लोई के साथ नजरें मिलाता है, फिर दूर देखता है, अपने हाथ में इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट फाड़ता है और बनावटी मुस्कान देता है। हमारा लंच तैयार है तो हम रहने देंगे, तुम आगे बढ़ो। ईथन चाहे जैसा भी इंसान हो,
उनके बीच की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए सतर्क रहना कभी बुरा नहीं होता। ठीक है, फिर मैं अफसोस के साथ सिर हिलाता हूँ और बिना कुछ कहे जाने के लिए मुड़ जाता हूँ। विवियन अपने होंठ सिकोड़ती है। मेरे ठुकराए हुए शरीर को अकेले जाते हुए देखकर उसे एक अलग ही रोमांच महसूस होता है। फिर वो अपनी नजरें वापस घुमाती है, डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और रयान और क्लोई को उनके इंस्टेंट नूडल्स तैयार करते हुए देखती है। जैसे ही नूडल्स और मसाले की तीखी खुशबू कटोरे से उठती है, वह लार निकलती है। तुम दोनों लंच काफी जल्दी करते हो। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। जाने पहचाने शब्द। क्या ईथन वाकई दूसरों के खिलाफ साजिश रच रहा है या वह खुद साजिश रच रही है? नूडल बॉय और नूडल गर्ल, इसके झांसे मत आना। ईथन से सीखो। उसे करारा जवाब दो। उंगली दोगे तो हाथ पकड़ लेगी। तुम दोनों के पास पहले से ही सबसे कम पैसे हैं। अगर उसकी नजर तुम पर है तो तुम्हारा हारना तय है। विवियन ईथन को घूरती है और फिर क्लोई को घूरती है। मुझे यकीन नहीं है कि वो हारने वाली है। विवियन उनके सामने रखे नूडल के कटोरे को ध्यान से देखती है और फिर से लार निकले बिना नहीं रह पाती रेयान माथे पर बल डालता है। समझ नहीं आता कि क्या करे। उसे खाने के लिए बुलाने का मतलब एक कॉम्पिटिटर को एक मील बचाने में मदद करना है, लेकिन न बुलाना उसे अजीब महसूस कराता है। साथ ही कैमरे उस पर हैं। अगर वह बहुत बेरहम दिखता है तो दर्शक निश्चित रूप से उसे ईथन जितना ही कंजूस बताकर ट्रोल करेंगे। सच कहूं तो क्या वह 50 लाख डॉलर का इनाम जीता है या नहीं? क्या वह 50 लाख डॉलर का ही मायने नहीं रखता, क्योंकि वह मुख्य रूप से यहाँ पॉपुलैरिटी के लिए है, साउथ स्टार एंटरटेनमेंट के साथ साइन करने और स्टार बनने के लिए। शोबिज में एक उज्जवल भविष्य 50 लाख डॉलर से अधिक कीमती है। पॉपुलैरिटी के वोट पाने के लिए आप 50 लाख डॉलर का इनाम भी जीत सकते हैं। दर्शकों द्वारा कंजूस कहे जाने से बचने के लिए रयान नूडल्स के डिब्बे से एक पैकेट निकालता है और उसे दे देता है। तुमने नहीं खाया तो हमारे साथ थोड़ा खा लो। आखिरकार फ्री मील पाकर विवियन बहुत खुश है। ओ, अगर तुम जोर दे रहे हो। फिर वह जल्दी से हाथ बढ़ाती है और पैकेट झपट लेती है। यह देखते हुए क्लोई, जो पूरे समय चुप रही है, अपना नूडल का कटोरा उठाती है और चुपचाप उसे एक तरफ खिसका देती है। अपने और उन दोनों के बीच कुछ दूरी बना लेती है। यह नूडल बॉय आखिर क्या कर रहा है? क्या उसने ब्लीडिंग हार्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है? नूडल बॉय, इससे बेहतर है कि तुम उसे 50 लाख डॉलर का इनाम ही दे दो। उफ, यह मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। नूडल बॉय, तुम मूर्ख हो। यह लड़की आखिरकार किसी दूसरे प्रतियोगी से खाना हथियाने में कामयाब रही। मैं तो इससे बेहतर ईथन को देखना पसंद करूंगा। हाँ, जाकर देखो। वे तीनों डॉर्म में इंस्टेंट नूडल्स खाने में फंसे हुए हैं, जबकि ईथन एक रेस्टोरेंट में फ्री दावत का आनंद ले रहा है। अंतर बस पागल कर देने वाला है। एक हॉट पॉट और बारबेक्यू रेस्टोरेंट ने अपने ग्रैंड ओपनिंग का बैनर लगाया है। 3 पहेलियां सुलझाओ और मुफ्त में खाओ। ये उनका प्रमोशनल पोस्टर है और मैं अंदर बैठकर अपने फ्री लंच का आनंद ले रहा हूँ। पोस्टर स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को फ्री मील का केवल एक मौका मिलता है और आप बहुत ज्यादा खाना बर्बाद नहीं कर सकते। अगर आप खत्म नहीं करते तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए सर्वर के कहने पर मैं अपना फोन नंबर और नाम रजिस्टर करता हूँ और फ्री मील ऑर्डर करता हूँ। दर्शक यह जानने के लिए मर रहे हैं कि क्या मैं वाकई यह फ्री लंच हासिल कर पाता हूँ। इसलिए वे मेरे लाइव स्ट्रीम में कैंप लगाकर मेरे खत्म करने का इंतजार करता है। जब मैं आखिरकार खत्म करता हूँ और जाने के लिए तैयार होता हूँ तो सर्वर आगे आता है। आपका कुल बिल $13 है। कार्टर कैश। देखो, मैंने कहा था ना, फ्री लंच जैसी कोई चीज नहीं होती। हालांकि $13 एक अच्छा सौदा है। दूसरे प्रतियोगी के इंस्टेंट नूडल्स की कीमत $1 से भी कम है और विवियन ने लंच पर कुछ भी खर्च नहीं किया। तो ईथन वास्तव में इस मील पर नुकसान में है। यह एक छोटा सा सबक है। मेरा एक दोस्त था जिसने एक फ्री प्रमोशन में भाग लिया और हजारों खर्च करने के लिए धोखा खा गया। आप हर सौदे के पीछे नहीं भाग सकते। मैं उत्सुक हूँ, यह $13 का चार्ज आखिर किस बात का है? मैं सर्वर की ओर उलझन भरी नजर से देखता हूँ। क्या 3 पहेलियों का जवाब देने से मुझे फ्री मील नहीं मिलता? मैंने चैलेंज क्लियर कर लिया है। मुझसे चार्ज क्यों लिया जा रहा है? यह चाय सेवा और बर्तनों के लिए है। प्रमोशन में इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था, इसलिए मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मैं 2 सेकंड के लिए चुप रहता हूँ, अपनी जेब से $100 का नोट निकालता हूँ और सर्वर को दे देता हूँ। मैं बची हुई राशि और रसीद का इंतजार करता हूँ, फिर उठता हूँ और रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता हूँ। लेकिन एक बार जब मैं दरवाजे पर पहुंचता हूँ तो मैं तुरंत नहीं जाता। इसके बजाय मैं अपना फोन निकालता हूँ और कॉल करता हूँ। हेलो, मैं शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ। सामान्य तौर पर रेस्टोरेंट में बर्तन मुफ्त में उपलब्ध होने चाहिए। बिना ग्राहक की मर्जी के उनके लिए पैसे लेना गैरकानूनी है। जहां तक चाय सेवा शुल्क की बात है, मैंने कभी कोई चाय ऑर्डर ही नहीं की थी। क्या यह स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी नहीं है? लाइव स्ट्रीम में दर्शक सुन नहीं सकते कि दूसरी तरफ का व्यक्ति क्या कह रहा है, लेकिन वे देखते हैं कि मैं थोड़ी देर चुप रहता हूँ। दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद मैं अपने हाथ में रसीद पर नजर डालता हूँ। हाँ, मेरे पास यहाँ सबूत है। अधिकारी तेजी से काम करते हैं। 5 मिनट से भी कम समय में जब मैं रेस्टोरेंट के गेट पर अपनी जेब में हाथ डालकर खड़ा होता हूँ तो मालिक व्यक्तिगत रूप से मुझे वापस अंदर बुलाता है और सुलह के लिए अपने ऑफिस ले जाता है।
मालिक मुस्कुराता है। माइल्स घबराहट में मुझे चाय ऑफर करता है। नमस्ते, मैं लकी ग्रिल एंड हॉट पॉट का मालिक हूँ। मेरा नाम मायर्स है। मिस्टर मायर्स अपना परिचय देते हैं और मेरे सामने बैठ जाते हैं। तो अगर आप किसी बात से परेशान हैं तो मुझे सीधे बताएं। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी रिफंड कर दूंगा, लेकिन पहले आपको मुझे रसीद देनी होगी। शांति से मैंने जेब से रसीद निकाली, पर जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया मैं रुक गया और हाथ पीछे खींच लिया। ऑनर इस हरकत पर चौंक गया। मैंने एक भौं ऊपर उठाई। आप मुझे रिफंड तो दे देंगे, लेकिन आप अगले कस्टमर को तो ठगते ही रहेंगे, है ना? मिस्टर मायर्स घबराहट छुपाते हुए धीरे से बोले, ऐसा कहना सही नहीं है। हम किसी को नहीं ठग रहे। नौजवान, तुम समझ नहीं रहे हो। पूरी इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है। अगर तुम अब भी खुश नहीं हो तो क्या मैं तुम्हारा अगला मील फ्री कर दूं? गारंटी है कि कोई चार्ज नहीं लगेगा। मैं अपनी बात पर टिका रहा। यह एक फ्री मील की बात नहीं है। इतना साफ इशारा मिलने के बाद मिस्टर मायर्स, जो बिजनेस के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, भला यह कैसे ना समझ पाते कि मेरा क्या मतलब है? उनकी आंखों में थोड़ी चालाकी चमक उठी। उन्होंने साफ साफ बात करने का फैसला किया। तो तुम इसे कैसे सुलझाना चाहते हो? तुम किस तरह के बेहतर मुआवजे की उम्मीद कर रहे हो? मैंने उन शब्दों को दोहराया। बेहतर मुआवजा। फिर मैंने कुछ नहीं कहा, बस मिस्टर मायर्स को एक जानने वाली नजर से देखा। मिस्टर मायर्स खुद को बहुत होशियार समझते हैं, बात जल्दी पकड़ लेते हैं। वे मुस्कुराए और बात आगे बढ़ाई। क्या 3 फ्री मील चलेंगे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। चतुर मिस्टर मायर्स ने मेरी खामोशी को नापसंदगी समझ लिया। 5 मील? मैंने ऐसा दिखाया जैसे कुछ कहना चाहता हूं पर रुक गया। मिस्टर मायर्स ने दांत पीसे। 10 फ्री मील? मैं थोड़ा रुका। वैसे मैं इस बारे में बात ही नहीं करने वाला था, लेकिन यह धोखेबाज ऑनर मुझे खुद ही फायदा दे रहा है। अगर मैं मना करूं तो उन्हें बुरा लगेगा और मुझे भी। 10 फ्री मील के टिकट, चलो ठीक है। तो क्या मुझे अभी भी मेरे पैसे वापस मिल रहे हैं? बिल्कुल, हाँ। और फिर क्या? मिस्टर मायर्स को मेरा मतलब समझने में थोड़ा समय लगा। वे परेशान हो गए। उनके दांत गुस्से से पिस रहे थे, पर ऊपर से उन्होंने एक नकली मुस्कान लाने की कोशिश की जो टूटने ही वाली थी। तुम्हें कितना मुआवजा चाहिए? दर्शक इस पर बहस करने लगे। धत, मैं बस ये कहने वाला था कि ईथन ने इसे बहुत अच्छे से संभाला, पर अब उनकी बात सुनकर लग रहा है जैसे एक धोखेबाज दूसरे को नीचे गिरा रहा है। ईथन का ऐसा करना उस धोखेबाज ओनर से अलग नहीं है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं ईथन से थोड़ा निराश हूँ। मुझे लगा था वह सही के लिए खड़ा हो रहा है। इथन के साथ पहले स्कैम हुआ था, उसी तरीके से उसने अपना पैसा वापस लिया। क्या यह सही नहीं है? लॉजिक तो समझ आता है, लेकिन मामला बदल गया है। शुरुआत में वह अपने हक की बात कर रहा था, लेकिन अगर ऐसा चलता रहा और ईथन ज्यादा मांगता रहा तो यह जबर वसूली जैसा लगने लगेगा। फ्री लंच की यह घटना जल्दी ही वायरल हो गई। शो अभी शुरू ही हुआ है और मेरी लोकप्रियता सभी कंटेस्टेंट्स में सबसे ज्यादा है, लेकिन मिस्टर मायर्स को यह नहीं पता कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मेरे हिडन कैमरा के जरिए। उन्हें यह नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। आसमान के तारे तोड़कर मांगना मैं नहीं कर सकता। अगर यह लाइव एयर होता है तो मेरा हर शब्द और हरकत ऑनलाइन उछाली जाएगी। एक्सपर्ट्स और इन्फ्लुएंसर्स द्वारा जांची और परखी जाएगी, जो बहस करेंगे कि मेरा व्यवहार सही है या नहीं। लेकिन फिर भी इस धोखेबाज बॉस को इतनी आसानी से छोड़ देना भी ठीक नहीं लग रहा। मैंने एक पल सोचा, मुआवजे के तौर पर ग्राहकों को फ्री बर्तन दे और चाय की सर्विस फीस हटा दे। जहां तक मेरे मुआवजे की बात है, बस उतना ही दे जितना कानून कहता है। मेरी बात सुनकर मिस्टर मायर्स परेशान दिखे, और सिर्फ वही नहीं, वे दर्शक भी जो मुझे बुरा भला कहने वाले थे, अचानक अपना इरादा बदलने पर मजबूर हो गए। उन हेटर्स की बदौलत मेरी पॉजिटिव इमेज और बढ़ गई। वे मुझे नीचे गिराने में नाकाम रहे। इसके बजाय उन्होंने मुझे शोहरत और अच्छी छवि का बड़ा बूस्ट दे दिया है। मिस्टर मायर्स ऊपर से मेरी शर्तों पर राजी हो गए, यह सोचकर कि मुझे अभी के लिए टाल दिया जाए। उन्होंने मुझे नियमों के अनुसार $500 का मुआवजा दिया, और साथ में वे 10 फ्री मील जो पहले वादा किए थे। मेरे जाने के बाद ऑनर के पास खड़ा सर्वर पूछता है, क्या आप सच में ये चार्ज कैंसिल कर रहे हैं बॉस? मिस्टर मायर्स सोफे पर पीछे झुक गए, गंभीर चेहरे के साथ मुझे जाते हुए देखते रहे। हम में वह खुद को समझता क्या है? क्या उसे सच में लगता है कि वह कोई हीरो है जो बाकी ग्राहकों के लिए आवाज उठा रहा है? कितना भोला है। उसे नजरअंदाज करो, हमेशा की तरह चार्ज करो। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ याद आया और मैं मिस्टर मायर्स के ऑफिस की तरफ वापस मुड़ा। मैंने दरवाजा खोला और अंदर झांका। मिस्टर मायर्स जो चाय पी रहे थे, ऊपर देखा और अचानक दरवाजे पर मुझे देखकर हैरान होकर लगभग चाय बाहर थूक ही दी। मैंने एक दोस्ताना मुस्कान दी। ओह, मैं आपको बताना भूल गया, मैं इस समय लाइव स्ट्रीम पर हूँ। वे सभी ऑनलाइन दर्शक आपको देख रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बात पर कायम रहेंगे। इतना कहकर मैं मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। साउथ स्टार एंटरटेनमेंट के ऑफिस में बॉस की कुर्सी पर बैठी नैन्सी ने अपना कंप्यूटर स्क्रीन सामने बैठे व्यक्ति की तरफ घुमाया। स्क्रीन पर ग्रेट मनी सेविंग चैलेंज की लाइव स्ट्रीम चल रही है, जिसमें अभी मेरे फ्री लंच खाने का फुटेज चल रहा है। एक पल के बाद वह अपने सामने बैठी महिला की तरफ देखती है, जिसने ब्लैक ड्रेस पहनी है और बहुत शाही लग रही है। तो क्या वह शो जिसमें मैंने निवेश
किया है, दिलचस्प नहीं है। सेलिना अपनी कुर्सी पर आराम से पीछे झुक गई। उसकी ठंडी नजर स्क्रीन पर उस लड़के पर टिकी थी। बहुत देर बाद मैं ऑफिस वापस आई हूँ। वो कहती है बुरा नहीं है। नैन्सी ने अपने होंठ सिकोड़े, अपनी खुशी छिपाने में नाकाम रही। मुख्य रूप से इस लड़के के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है वो मेरे लिए एकदम सही है, खासकर उसका वो अंदाज, किसी की परवाह ना करने की वो एनर्जी, जो चाहे करना और खुद को कभी कम ना आंकना। बिल्कुल मेरी टाइप का। सेलिना ने अपनी आंखें उठाईं और उसे देखा। वह नजर ठंडी थी, जिससे नैन्सी सिहर गई। बस एक नजर और सेलिना ने अपनी पलकें नीचे झुका ली, अपना ध्यान वापस स्क्रीन पर मेरी तरफ ले गई। नैन्सी ने सोचा शायद यह उसका वहम होगा। मैं सोचती हूँ कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। अगर है भी तो ठीक है, मैं उनके ब्रेकअप का इंतजार कर सकती हूँ। इतना दिलचस्प लड़का थोड़ी मेहनत करने के लायक तो है। सेलिना, जो पूरे समय चुप थी, अब और नहीं रह सकी। गर्लफ्रेंड हो या ना हो, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। यह कैसी बात है? मैं इतनी बेहतरीन हूँ, वह मुझे पसंद क्यों नहीं करेगा? नैन्सी अपनी बात के बीच में रुक गई, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जिसने दिमाग में घंटी बजा दी। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम उस पर फिदा हो? या रुको, क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? जैसे ही नैन्सी ने बोलना खत्म किया, सेलिना के फोन में 2 बार घंटी बजी। नैन्सी को जवाब देने की जहमत उठाए बिना उसने अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर देखा। 2 टेक्स्ट मैसेज दिख रहे थे। सेलिना ने अपना पासकोड डाला और उन्हें खोला। ग्रेस फार्मेसी के मेंबर इस हफ्ते की एनिवर्सरी सेल के दौरान अपना रजिस्टर्ड फोन नंबर दिखाएं और सभी हेल्थ प्रोडक्ट्स पर 12% की छूट पाएं। ग्रेस फार्मेसी के मेंबर, अगले बुधवार हम एक बड़े हार्ट ई स्पेशलिस्ट की मेजबानी करेंगे, हार्बर सिटी से एक हेल्थ सेमिनार के लिए। हेल्थ चेकअप का फायदा उठाने के लिए अपना रजिस्टर्ड फोन नंबर दिखाएं। सेमिनार के बाद 1 पाउंड अंडे फ्री पाएं। सेलेना की भौहें थोड़ी तन जाती हैं। उसने कब फार्मेसी की मेंबरशिप ली थी? शो के सिर्फ एक सुबह हुई है और मेरे 4 टॉपिक्स पहले ही ट्रेंडिंग में हैं। कुछ दर्शक मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं कितना कंजूस हूँ। मुझे एक ऐसा अमीर फ्रीलोडर कह रहे हैं जो साथी कंटेस्टेंट से 2 अंडों के पैसे मांगता है और 10 पाउंड फ्री में ले लेता है। एक रेस्टोरेंट मालिक से 3 वक्त का खाना। वे कहते हैं कि मेरी बेशर्मी की कोई हद नहीं है। दूसरे दर्शक कहते हैं कि मैं वाकई असली हूँ, निडर हूँ और खुलकर सामने आता हूँ। धोखेबाज बिजनेस को सबक सिखाने वाला एक हैंडसम लड़का जिसके इरादे आत है। सबकी अपनी राय है, तारीफ और बुराई के बीच लोग बंटे हुए हैं, लेकिन यह मुझे वायरल होने से नहीं रोक रहा। ऑफिशियल अकाउंट्स मेरे क्लिप्स को रीपोस्ट और लाइक कर रहे हैं। मेरी लाइव स्ट्रीम की व्यूअरशिप लगातार बढ़ रही है। उसी समय रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में गलत पैसे वसूलने का मुद्दा दर्शकों की बातों से और बड़ा हो गया है और जल्दी ही अधिकारियों का ध्यान खींच रहा है। 10 मिनट पहले प्रोडक्शन टीम द्वारा तैयार किए गए 3 मंजिला डॉम के अंदर विवियन अपना लंच खत्म करती है और सोफे पर लेटकर अपना फोन चला रही है, यह सोचकर कि उसने लंच के दौरान एक और कंटेस्टेंट से इंस्टेंट नूडल्स कैसे फ्री में लिए और पूरे एक वक्त के खाने के पैसे बचा लिए। वो अपनी होशियारी पर बहुत खुश है। लगता है ईथन के अलावा यहाँ और भी बेवकूफ लोग हैं। लेकिन उसकी मुस्कान अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि उसके चेहरे पर जम गई। क्या हम डॉर में नूडल्स खा रहे हैं जबकि ईथन बाहर बारबेक्यू खा रहा है? सिर्फ यही नहीं, उसने $500 और 10 फ्री मील टिकट्स भी जीत लिए। सबसे बुरी बात यह है कि उसने भी अभी ईथन को मना किया था। अगर वो मना न करती तो वो भी उस रेस्टोरेंट में बैठकर बारबेक्यू खा रही होती और उन $500 का एक हिस्सा भी उसका होता। विवियन खुद को कोस रही है। उसके पेट में मौजूद इंस्टेंट नूडल्स अब बेकार लग रहे हैं, लेकिन रेस्टोरेंट और मालिक का चेहरा वह जितना देखती है उसे उतना ही जाना पहचाना लगता है। इससे पहले कि वह समझ पाती कि वे इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं, शो की होस्ट रेचल गंभीर चेहरे के साथ उसके पास आती है। विवियन, एक दर्शक ने नियमों को तोड़ने के लिए तुम्हारी शिकायत की है, मेरे साथ चलो। विवियन ऊपर देखती है, पूरी तरह हैरान है। नियम तोड़े? मैंने नहीं तोड़े। हमारा शो पूरी तरह निष्पक्ष है। चिंता मत करो, किसी भी कंटेस्टेंट पर गलत आरोप नहीं लगेगा। बस मेरे साथ चलो, हम मामले की जांच करेंगे। कोई चारा न होने पर विवियन रेचल के पीछे एक कमरे में जाती है। कमरे में भी कैमरे हैं ताकि दर्शक सच्चाई देख सके। रेचल घुमा फिराकर बात नहीं करती। वह विवियन को सीधे बताती है कि उसकी शिकायत क्यों की गई। एक दर्शक ने शिकायत की कि तुमने किसी ऐसे व्यक्ति से खाना लिया जिसे तुम जानती हो। विवियन तुरंत समझ जाती है, उसने आज सिर्फ वही इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट फ्री में लिया है। विवियन शांति से समझाती है, नियम में जान पहचान वाले लोगों का जिक्र है, लेकिन मेरी उस हैंडसम लड़के रयान से कोई जान पहचान नहीं है। आज से पहले हम अभी नहीं मिले थे। मुझे उसका नाम सिर्फ स्टाफ से पता चला, इसलिए हम जान पहचान वाले बिल्कुल नहीं है। हम बस उसी शो के कंटेस्टेंट हैं। प्रोडक्शन टीम ने कभी नहीं कहा कि हम दूसरे कंटेस्टेंट्स का खाना नहीं खा सकते। वैसे भी आज हमारी पहली मुलाकात थी। उसने दयालुता दिखाते हुए मुझे नूडल्स का एक पैकेट ऑफर किया। अगर मैं मना करती तो उसके लिए कितना अजीब होता, और ये सारे तो उसके लिए कितना अजीब होता, और ये कैमरे तो लाइव स्ट्रीमिंग कर ही रहे हैं। विवियन की बात सुनकर रेचल चीफ डायरेक्टर के साथ चर्चा करती है। फैसला यह आता है कि विवियन ने वास्तव में कोई नियम नहीं तोड़ा, क्योंकि प्रोडक्शन टीम ने कभी कोई नियम नहीं बनाया कि दूसरे कंटेस्टेंट्स का खाना नहीं खा सकते।
और कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को वास्तव में जानते भी नहीं है। विवियन के सारे आरोप हट जाते हैं, लेकिन विवियन इंटरव्यू रूम से तुरंत बाहर नहीं जाती। अपना नाम साफ होने के बाद उसका हौसला बढ़ जाता है। कुर्सी पर बैठे बैठे ही वह मायूसी के लहजे में बोलती है, अगर मेरी जैसी स्थिति की शिकायत हो सकती है तो मुझे लगता है कि किसी और की भी शिकायत होनी चाहिए। तुम किसकी शिकायत करना चाहती हो? मैं ईथन की शिकायत करना चाहती हूँ। वह इस वक्त बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम बाकी सब पैसे गंवा रहे हैं जबकि उसके पैसे बढ़ रहे हैं। हम सब एक साथ इसमें शामिल हैं। शुरुआत में ही $500 पीछे हो गए। इस बात से अनजान की मेरी शिकायत हो चुकी है। मैं अभी डॉन में लौटा ही हूँ कि स्टाफ मुझे इंटरव्यू रूम में खींच लेता है। मैं अंदर जाता हूँ और रेचल और विवियन को देखता हूँ। किसी ने नियमों को तोड़ने के लिए तुम्हारी शिकायत की है। मैं अपना सिर थोड़ा झुकाता हूँ और समझदारी के कारण मैं विवियन की ओर देखता हूँ। विवियन 3 सेकंड से कम समय तक मेरी नजरों का सामना करती है और फिर तुरंत नजरें हटा लेती है। वह बहुत दोषी लग रही है। मैंने नियमों को कैसे तोड़ा? शिकायत में कहा गया है कि तुम्हें $500 मिले और फ्री खाना मिला। साथ ही मालिक ने तुम्हें 10 और फ्री मील का वादा किया है। कृपया सबको समझाओ। मैं शुरू से अंत तक सब कुछ संक्षेप में समझा देता हूँ। फ्री खाना रेस्टोरेंट प्रमोशन का एक वैध रिवॉर्ड था। $500 और 10 मील वो कानूनी मुआवजा था जो मालिक ने खुद मुझे दिया था। पहली बात, मालिक और मैं एक दूसरे को जानते नहीं हैं। दूसरी बात, मैंने मालिक के लिए कोई मेहनत नहीं की। यह नियमों के खिलाफ कैसे है? अगर अभी भी किसी को मुझ पर यकीन नहीं है तो रिप्ले चेक कर लो। जिस पल तुम्हें मेरी कही एक भी बात झूठ लगे तो तुम्हें मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं खुद ही शो छोड़ दूंगा। मेरा ईमानदार और कॉन्फिडेंस से भरा रवैया विवियन की सारी हेकड़ी निकाल देता है। पर्दे के पीछे से देख रहे रेचल और चीफ डायरेक्टर दोनों दंग रह गए। वाह, इथन ने पहले ही दिन एक रेस्टोरेंट की शिकायत की और एक्स्ट्रा मुआवजा हासिल कर लिया। यह बंदा वाकई खेल खेलना जानता है। वो हमारी टीम के लिए परफेक्ट है। वह हमारे शो के लिए एकदम सही है। अगर इसे नियमों को तोड़ना नहीं माना जाता तो हम सब शिकायतें फाइल करके मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन तब यह एक नौकरी बन जाती है। यह एक प्रोफेशनल विसल ब्लोअर बनने से कैसे अलग है? तुम क्या सुझाव देती हो? अगर यह गलत नहीं माना जाता तो ठीक है, लेकिन तुम्हें वे $500 जब्त करने होंगे जो मालिक ने उसे दिए थे, और वे 10 फ्री मील भी नहीं दिए जा सकते। अब से एक नियम जोड़ दो। भविष्य में ऐसी कोई भी स्थिति उल्लंघन मानी जाएगी। पीछे हटने से इनकार करते हुए मैं विवियन को एक नजर देखता हूँ। ओह, तो फिर उस इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट का क्या जिसे तुमने किसी दूसरे कंटेस्टेंट से फ्री में ऐंठा था, उसे पूरी तरह सही हालत में वापस करो और प्रोडक्शन टीम को सौंप दो। तब मैं मान जाऊंगा। अपनी बात पूरी करते हुए मैं अपनी कुर्सी को थोड़ा खिसका देता हूँ, जिससे मेसे और विवियन के बीच दूरी बन जाती है। मेरा लहजा नफरत से भरा है। जब भी तुम अपना नाटक शुरू करने के लिए तैयार हो। क्या क्या वो पागल है? तकनीकी रूप से यह तुम्हारा पेशा नहीं है, लेकिन चूंकि ईथन ने एक मिसाल कायम की है, इसलिए प्रोडक्शन टीम के लिए यह सही नहीं होगा कि तुम बाकी लोगों को भी ऐसा करने से रोके। इसलिए अगर तुम शिकायत करने लायक बिजनेस ढूंढ सको और कानूनी मुआवजा पा सको तो तुम भी शिकायत करने के लिए आजाद हो। मैंने तो वो सब बस विवियन को परेशान करने के लिए एक रैंडम उदाहरण की तरह कहा था। असलियत में रोज ऐसा करके भला कौन गुजारा कर सकता है? क्या यह दुश्मनी लेने जैसा नहीं है? उसके बाद मामला सुलझ जाता है। अपनी बात न मनवा पाने पर विवियन और कुछ नहीं कहती। वह खड़ी होती है और इंटरव्यू रूम से बाहर निकल जाती है। मैं उसके पीछे जाता हूँ। ऊपर जाने से पहले मैं सोफे पर बैठी विवियन पर एक नजर डालता हूँ। एक असली इंसान अपनी काबिलियत के दम पर जीतता है। लोगों की पीठ पीछे साजिशें करना मेरी नजरों में यह बहुत गिरी हुई हरकत है। विवियन मेरे इस बर्ताव से इतनी बौखला जाती है कि वह अपना आपा खोने ही वाली होती है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम किसे असली इंसान नहीं कह रहे हो? किसके पास स्किल नहीं है? मुझे तुम्हारी यह नीची नजरों की जरूरत नहीं है। कौन किसके पीछे साजिशें कर रहा है? मैं गेम के नियमों का सम्मान कर रहा हूँ। मैं एक तंज भरी हंसी हंसता हूँ और ऊपर की तरफ चल देता हूँ। इस तरह नकारे जाने पर विवियन गुस्से से लाल हो जाती है। मैं तुमसे बहस नहीं करने वाला। मुझे अब उसके साथ तू मैं करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं थोड़ी देर सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता हूँ। मेरे और विवियन के जाने के बाद रेचल मुख्य निर्देशक के साथ मेरे लंच की फुटेज देखती है। हा, हमें अब ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, और ईथन के इस कदम के बाद उसने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। हमारे शो की वैल्यू काफी बढ़ गई है। जैसे ही मुख्य निर्देशक इस सफलता का मजा लेते हैं उन्हें अचानक कुछ अजीब महसूस होता है। लेकिन क्या वह बाकी प्रतियोगियों को बहुत पीछे छोड़ रहा है? अगर हम किसी ऐसे खिलाड़ी पर लगाम नहीं लगाएंगे जो बहुत ज्यादा हावी हो रहा है तो शो का मजा खत्म हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं। क्यों ना हम सहायक निर्देशक से शो के नियमों को अपडेट करवाएं। मुख्य निर्देशक एक शरारती मुस्कान के साथ रेचल की तरफ देखते हैं। शो में वापस खुद को शांत करने के लिए थोड़ा समय लेने के बाद विवियन को अचानक एक जरूरी बात याद आती है। वह तीसरी मंजिल पर जाती है और अपने दरवाजे पर दस्तक देती है। रयान एक दोस्ताना मुस्कान के साथ दरवाजा खोलता है। क्या बात है? प्रोडक्शन टीम हमें टॉयलेटरीज नहीं लाने दे रही और वे
खुद भी कुछ मुहैया नहीं करवा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे जानबूझकर हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। लेकिन हम बिना बेसिक चीजों के काम नहीं चला सकते, तो क्यों न हम बाहर चले और जरूरी सामान एक साथ खरीद लें। जरूर। विवियन की आंखें चमक उठती हैं। मेरे पास एक आइडिया है। मैं फेस वॉश खरीद लूंगी, तुम टूथपेस्ट खरीद लेना। क्या ख्याल है? फिर हम शेयर कर लेंगे, वह पूरे महीने चलेगा और हम दोनों के थोड़े पैसे भी बच जाएंगे। सुनने में तो अच्छा है। मुझे क्लोई को साथ लेने दो, हम सब एक साथ जा सकता है। वे दोनों दूसरी मंजिल की तरफ जाते हैं। क्लोई शायद सो रही है। दरवाजा खोलने में उसे काफी समय लग जाता है। उसका चेहरा सुस्त और थका हुआ लग रहा है और उसकी भौहों के बीच हल्की चिड़चिड़ाहट है। नींद से जगाए जाने की वजह से वह काफी चिड़चिड़ी लग रही है। क्या बात है? हम टॉयलेटरीज खरीदने जा रहे हैं। चलोगी क्या? क्लोई की नजरें रयान और विवियन के बीच घूमती हैं। फिर वह मना कर देती है। नहीं, तुम दोनों जाओ। क्लोई दरवाजा बंद कर लेती है। विवियन एक पल के लिए सोचती है और फिर दोबारा बात शुरू करती है। अगर वह नहीं जा रही तो क्यों न तुम ईथन से पूछ लो। ज्यादा लोग होंगे तो हम अलग अलग चीजें खरीद पाएंगे ताकि शेयर करने के लिए ज्यादा सामान हो और हम काफी पैसे भी बचा पाएंगे। रेयान मुड़ता है और वापस तीसरी मंजिल पर चला जाता है। वह मेरे दरवाजे पर दस्तक देता है। ठीक उसी समय जब वह दस्तक देता है, मैं बाहर निकलने की तैयारी कर रहा होता हूँ। मैं दरवाजा खोलता हूँ, रेयान की तरफ देखता हूँ, फिर उसके पीछे खड़ी विवियन को देखता हूँ और अपने होंठ सिकोड़ लेता हूँ। मेरी अंतरात्मा कह रही है कि विवियन फिर से कोई घटिया हरकत करने वाली है। रयान मुस्कुराता है। ईथन, चलो साथ में कुछ टॉयलेटरीज खरीद लाते हैं। हम सब अलग अलग चीजें खरीद लेंगे और उन्हें आपस में बांट लेंगे। इस तरह हम बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। शेयरिंग का यह आइडिया सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या होगा अगर कल को कंपटीशन की वजह से कोई झगड़ा हो जाए? तब क्या? तब भी हमें अपना खुद का सामान तो खरीदना ही पड़ेगा। मैं सीधे मना कर देता हूँ। चलो बस हम अपना अपना खरीद लेते हैं। हम क्या? तुम्हारे पास अब सबसे ज्यादा पैसे हैं। डर रहे हो कि हम तुम्हारा फायदा उठा लेंगे। बाकियों के बारे में तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे बारे में यह पक्का है। यह बोलने के बाद मैं रयान की तरफ एक छोटी सी चेतावनी के साथ देखता हूँ। वह इशारा समझे या नहीं, यह मेरे हाथ में नहीं है। मेरी दयालुता की एक सीमा है, बाकी उनके अपने फैसलों पर निर्भर करता है। विवियन गुस्से में अपने दांत पीसती है। जैसे ही रेयान मुझे फिर से मनाने की कोशिश करने वाला होता है, उससे पहले कि वह कुछ कह सके, विवियन उसे खींच कर ले जाती है। अगर उसे नहीं आना है तो मत आए। चलो उस दूसरे प्रतियोगी से पूछते हैं जो अभी भी सो रहा है। रेयान और विवियन दूसरी मंजिल पर जाते हैं और सबसे अंदर वाले दरवाजे पर दस्तक देते हैं। काफी देर बाद एक कमजोर महिला की आवाज दरवाजे के उस पार से आती आती है। कौन है? लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। विवियन माथा सिकोड़ती है। यह विवियन है। मैं पूछने आई थी कि क्या तुम हमारे साथ टॉयलेटरीज खरीदने चलना चाहोगी? कुछ सेकंड बाद अंदर मौजूद व्यक्ति जवाब देता है, मैं नहीं जा रही। फिर से रिजेक्ट होने के बाद विवियन और रयान एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आवाज सुनकर तो लग रहा है क्या वह अंदर मर रही है। वह आधी मरी हुई लग रही है। रयान लगभग हामी भरने ही वाला होता है, लेकिन यह याद करते हुए कि वह एक सेलिब्रिटी बनने का लक्ष्य रख रहा है। वह जानता है कि उसे अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा। अगर हैटर्स बाद में उसकी कोई बुराई ढूंढ निकालेंगे तो यह बुरी खबर होगी। किस्मत से जिस सुपरमार्केट में रयान और विवियन जाता है वही मैं भी हूँ। जिस पल विवियन मुझे देखती है उसका चेहरा ऐसे बिगड़ जाता है जैसे मैंने उससे पैसे उधार लिए हों। दूसरी तरफ रयान बहुत उत्साहित है। उसे लगता है कि यह टॉयलेटरीज शेयर करने का आइडिया दोबारा पेश करने का मौका है। रयान पहला कदम उठाता है। चलो साथ में टॉयलेटरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। जी नहीं, शुक्रिया, मैं पहले आफ्टरनून टी के लिए कुछ लेने जा रहा हूँ। विवियन का चेहरा जलन से टेढ़ा हो जाता है। पैसे वाकई लोगों को बदल देते हैं। चलो उसे उसकी आफ्टरनून टी से मत रोको। उसने तो उस कंजूस आदमी से आफ्टरनून टी की उम्मीद छोड़ दी है जो 2 अंडों के पैसे मांगता है। विवियन और रयान टॉयलेटरी सेक्शन की ओर बढ़ जाता है। इस बीच दर्शक जो मुझे बेवकूफ होने के लिए बुरी तरह से ट्रोल कर रहे थे, मेरे अगले कदमों को देखते ही अचानक खामोश हो जाते हैं। वे मुझे एक मकसद के साथ चलते हुए देखते हैं जो धीरे धीरे पेस्ट्री सेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। पेस्ट्री एरिया के बीचों बीच फ्री सैंपल्स की एक सफेद प्लेट रखी है। मैं एक टूथपिक उठाता हूँ, केक के कुछ टुकड़े लेता हूँ, उन्हें खत्म करता हूँ और फिर फ्रूट सैंपल एरिया की तरफ बढ़ जाता हूँ। आखिरकार मैं तैयार भोजन के सैंपल एरिया में भी पहुंच जाता हूँ। ओ माय गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आफ्टरनून टी ऐसे भी हो सकती है। ईथन ने वाकई मेरी आंखें खोल दी हैं। ईथन, तुम अभी भी वही कंजूस इंसान हो। कम ईक्यू, मुफ्त का खाना, हाई ईक्यू, आफ्टरनून टी का मजा ले रहा हूँ। कुछ नया सीखा। विवियन और रेयान सोच रहे हैं कि क्या वे भी आफ्टरनून टी के लिए इधर आएंगे। टॉयलेटरी सेक्शन में विवियन की फेस क्लीनिंग चीज, $2 की साबुन की एक टिकिया निकलती है। $2 का साबुन पूरे सुपरमार्केट में सबसे सस्ता है। रेयान हैरान रह जाता है। मैं तो चेहरा साफ करने के लिए फेस वॉश इस्तेमाल करता हूँ।
विवियन साबुन को कार्ट में डालती है और गंभीरता से उसे समझाने की कोशिश करती है। कौन सा फेस वॉश? अभी हमारी आर्थिक स्थिति तो देखो। वैसे भी यह साबुन तुम्हारे चेहरे और शरीर दोनों को धो सकता है। तुम बॉडी वॉश पर भी पैसे बचा सकते हो। कितना प्रैक्टिकल है। और वैसे भी अगर हम अभी फेस वॉश खरीदेंगे तो व्यूअर्स हमें पक्का बेवकूफ कहेंगे। आखिर हम एक मनी सेविंग शो का हिस्सा हैं। हमारा मकसद पैसे बचाना है, अच्छा दिखना नहीं। रेयान मजबूरी में मान जाता है, लेकिन जब टूथपेस्ट की बारी आती है तो विवियन उसे चुनने में बहुत समय लेती है और एक ऐसा टूथपेस्ट उठाती है जो $30 से भी ज्यादा का है। रेयान को यह थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन विवियन जिद करती है कि टूथपेस्ट अच्छी क्वालिटी का ही होना चाहिए, वरना हम पूरे एक महीने तक पीले दांतों के साथ लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। रेयान फिर से मान जाता है। विवियन तब एक चालाक मुस्कान देती है। देखो, मेरा साबुन बॉडी वॉश का काम भी करता है। इससे बॉडी वॉश खरीदने के पैसे बचते हैं। एक प्रोडक्ट, दो फायदे। क्या तुम्हें भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं खरीदना चाहिए ताकि हमारी डील फेयर हो सके? रेयान जितना इसके बारे में सोचता है उसे उतना ही अजीब लगता है, लेकिन वो शांति खराब नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें लगता है कि यह सही नहीं है तो कैसा रहेगा कि मैं अपना साबुन खुद खरीद लूं और हम शेयर ना करें? मैं अपना साबुन खुद अफोर्ड कर सकता हूँ। विवियन की मुस्कान गायब हो जाती है। यह लड़का अचानक इतना चालाक कैसे हो गया है? वह जल्दी से बोल पड़ती है। मैं तो बस मजाक कर रही थी। बस एक मजाक, बस एक मजाक। रयान मुस्कुराता है और बात को आगे नहीं बढ़ाता, वरना व्यूअर्स कहेंगे कि वह भी मेरी तरह कंजूस है। इस बीच मेरा पेट भर चुका है और मैं आराम से टॉयलेटरी सेक्शन की तरफ चल देता हूँ। मेरी मुलाकात रयान और विवियन से फिर हो जाती है। उन्होंने पहले ही टॉयलेटरीज की शॉपिंग खत्म कर ली है। अब रयान स्किन केयर सेक्शन की तरफ जा रहा है। रयान मुझे देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, चलो साथ में स्किन केयर खरीदते हैं। इस तरह हम शेयर भी कर सकते हैं, वरना खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। मुझे पता है, बस ज्यादा हो जाएगा। मुझे पता है तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हैं। एक एक डॉलर कीमती है। मैं स्किन केयर इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर रेयान आगे जोर नहीं देता, लेकिन वो मन ही मन सोचता है, ईथन को संभालना वाकई मुश्किल है। मैं सीधे टॉयलेटरी सेक्शन जाता हूँ, जो मुझे चाहिए उसके लिए अपने फोन पर कई ऐप्स पर सर्च करते हुए प्रोडक्ट्स की तुलना करता हूँ। मैं कीमतों को कंपेयर करता हूँ और सबसे बेस्ट डील चुनता हूँ। आखिर में मैं सबसे से कम कीमत वाली ऐप पर ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म कूपन है। मुझे तुरंत $10 की छूट मिल जाती है। ईथन सचमुच बहुत किफायती है। वह कुछ भी खरीदने से पहले पूरी छानबीन करता है। ईथन बिल्कुल मेरे जैसा है। मैं भी बिल्कुल इसी तरह शॉपिंग करता हूँ। मैं से सुपरमार्केट से खाली हाथ बाहर निकलता हूँ। ऐप में डिलीवरी सर्विस है, तो जो कुछ भी मैंने खरीदा वह डॉर्म पर पहुंचा दिया जाता है। शाम को मैं लकी ग्रिल एंड हॉट पॉट की तरफ वापस जाता हूँ। फ्री मील टिकट्स का इस्तेमाल तब कर लेना चाहिए जब मौका हो। अगर मैं बहुत ज्यादा इंतजार करूं और रेस्टोरेंट बंद हो जाए तो वो टिकट्स बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन इस बार लकी ग्रिल एंड हॉट पॉट के गेट पर मैं अचानक क्लोई, विवियन और रेयान से टकरा जाता हूँ। बिना हैरान हुए मैं उन्हें हाय हेलो के लिए हल्का सा सिर हिलाता हूँ, फिर अपने फ्री डिनर का आनंद लेने के लिए अंदर चला जाता हूँ। लेकिन बाकी तीनों के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऑफर अचानक बंद कर दिया गया है और विवियन रेस्टोरेंट के बाहर घूर रही है, गुस्सा होने की कगार पर है। क्या यह मेरे डैड का नया रेस्टोरेंट नहीं है? अब वह अपने ही परिवार के रेस्टोरेंट के गेट पर खड़ी है, फ्री डिनर का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपने ही स्टाफ द्वारा गेट पर रोक दी गई है। यह किस तरह की बकवास है? सबसे बुरी बात, ईथन ने तो उसके परिवार के रेस्टोरेंट की रिपोर्ट भी कर दी थी। जो $500 और 10 फ्री मील उसे मिले वो उसके डैड की तरफ से आए थे, और वो लड़का अभी उसके परिवार के रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर मजे से फ्री हॉट पॉट खा रहा है, जबकि वो केवल बाहर खड़ी होकर बड़ी कांच की खिड़की से अंदर देख सकती है। इसके बारे में सोचकर विवियन का चेहरा बहुत खराब हो जाता है। सबको लगता है कि विवियन इसलिए परेशान है क्योंकि उसने फ्री बारबेक्यू मिस कर दिया, इसलिए किसी को परवाह नहीं है। वह शायद इसके बारे में ज्यादा सोचती है। रयान उत्सुकता से बोलता है, क्या इत्तेफाक है? ईथन को अपना फ्री मील मिलने के तुरंत बाद ही ऑफर खत्म क्यों हो गया? रयान यह इशारा करना चाहता है रयान आरिशा करना है कि शायद मेरा रेस्टोरेंट मालिक के साथ कोई खास कनेक्शन है कि मैं जीतने के लिए चीटिंग कर रहा हूँ, लेकिन उसे सीधे तौर पर यह कहते हुए अजीब लग रहा है। फिर भी वहां मौजूद हर कोई समझ जाता है कि वह किस तरफ इशारा कर रहा है। विवियन, जो शुरू से ही मेरे खिलाफ रही है, अचानक बोल पड़ती है, ईथन का इस रेस्टोरेंट के मालिक के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। क्लोई अपनी भौहें उठाती है, विवियन की तरफ मुड़ती है, जो अचानक मेरे बचाव में बोल रही है, तुम्हें कैसे पता? यह उसका फैमिली रेस्टोरेंट है। बेशक उसे सच्चाई पता है। उसका मेरा मचा दया की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह नहीं चाहती कि हर कोई उसके परिवार के रेस्टोरेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान दे। विवियन अपनी भौहें खुजलाती है। ईथन जितना कंजूस है, उसकी जिंदगी वाकई बहुत मुश्किल होगी। ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि वह किसी रेस्टोरेंट मालिक को जानता हो। आखिर में सर्वर उनके लिए सब साफ कर देता है। आज दोपहर मुझे नहीं पता क्या हुआ,
लेकिन अचानक भारी भीड़ अंदर आ गई। हमारे बॉस इसे संभाल नहीं पाए, इसलिए उन्हें ऑफर जल्दी बंद करना पड़ा। अगर वे पैसे दे रहे होते तो बात अलग थी। समस्या यह है कि वे सभी फ्री में खा रहे थे। अगर ऐसा चलता रहा तो खर्चा और स्टाफ का काम, यह नया रेस्टोरेंट इसे झेल नहीं सकता था। जहां तक बात है कि ग्राहकों की अचानक बाढ़ क्यों आई, तो इसका सीधा संबंध मेरी लाइव स्ट्रीम से है। जब मैं दोपहर के खाने के लिए आया था तब वहां मुश्किल से ही कोई ग्राहक था। लेकिन दोपहर में मेरी लोकप्रियता बढ़ने के बाद मिस्टर मायर्स दबाव नहीं झेल पाए और उन्हें फ्री ऑफर बंद करना पड़ा। जो ग्राहक सिर्फ फ्री चीजों के लिए आए थे वे कोसते और शिकायत करते हुए चले गए। लेकिन काफी सारे पैसे देने वाले ग्राहक फिर भी अंदर आए। मिस्टर मायर्स का गंभीर चेहरा तुरंत मुस्कान में बदल गया, मेरे टेबल के नजारे को छोड़कर, जिसने उन्हें थोड़ा परेशान किया। कुल मिलाकर बिजनेस काफी अच्छा दिख रहा है। फिर अगले ही सेकंड मिस्टर मायर्स को गेट पर एक बहुत ही जाना पहचाना शख्स दिखाई देता है। क्या वह बाहर उनकी अपनी बेटी नहीं है? विवियन भी अपने पिता को देख लेती है, जो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ चल रहे हैं। विवियन जल्दी से उन्हें अजीब इशारे करने लगती है, इशारा करते हुए कि वे दिखावा करें कि वे उसे नहीं जानते। मिस्टर मायर्स उलझन में दिखते हैं लेकिन साथ देते हैं। यह एहसास होने पर कि फ्री डिनर अब नहीं मिलेगा, क्लोई और रयान चले जाते हैं। इस मोड़ पर विवियन अंदर जाने के लिए बाथरूम का बहाना बनाती है और मिस्टर मायर्स को एक और नजर मारती है। एक बार अंदर जाने के बाद विवियन वह छुपा हुआ कैमरा हटाती है जो उसने पहना हुआ है और उसे बंद कर देती है। मिस्टर मायर्स उसके पीछे अंदर आते हैं। तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? तुम अजीब व्यवहार कर रही हो। क्या तुम्हारे बगल में वे दो लोग तुम्हारे दोस्त थे? तुमने उन्हें खाने के लिए अंदर क्यों नहीं बुलाया? साथ ही उन्हें हमारा नया रेस्टोरेंट भी दिखा देती। विवियन बाहर की तरफ देखती है ताकि पक्का हो सके कि कोई नहीं आ रहा है। फिर चुपचाप समझाती है, मैं अभी एक रियलिटी शो पर हूँ। यह एक लाइव स्ट्रीम है, इसलिए मैं ज्यादा खुलकर नहीं मिल सकती। एक रियलिटी शो, विवियन उन्हें बताती है। शो के बारे में सब कुछ शुरू से अंत तक। मिस्टर मायर्स हैरान रह जाता है, तो तुम और वो बाहर वाला लड़का जिसने मेरी रिपोर्ट की, एक ही शो के कॉम्पिटिटर हो? हाँ, सच कहूं तो जब मैं यहाँ आई थी मैं कुछ ऐसी गलती ढूंढने की उम्मीद कर रही थी जिसकी रिपोर्ट कर सकूं। ईथन की तरह 20 फ्री मील के लिए वही ट्रिक अपनाकर। फिर मैंने देखा कि यह हमारे अपने परिवार का रेस्टोरेंट है। मिस्टर मायर्स अचानक कुछ सोचते हैं और माथे पर हाथ रख लेते हैं। तो तुम और बाहर के वो दो कंटेस्टेंट्स सब के सब मुझे रिपोर्ट करने के लिए फ्री मील का मौका इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इथन ने किया। विवियन चुपचाप सिर हिलाती है। मिस्टर मायर्स अपनी छाती पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है जैसे उनकी ठीक ठाक बॉडी को अचानक हार्ट अटैक आने वाला है। यह क्या है? सबने एक ही इंसान को लूटने का फैसला कर लिया है। विवियन बेताबी से मिस्टर मायर्स को देखती है। डैड, प्रोडक्शन टीम जान पहचान वालों को फ्री खाना देने की इजाजत नहीं देती। कल एक और फ्री प्रमोशन लगा दो, मुझे भी बारबेक्यू खाना है। मैं प्रमोशन के दौरान आ सकती हूँ और यह रूल्स तोड़ने जैसा नहीं होगा। वो डॉम में वापस जाकर उतनी भूखी भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पहुंची और खाने की खुशबू आई, वो खुद को रोक नहीं पाई। विवियन थूक निगलती है और आगे कहती है, ऊपर से इससे मेरे एक मील के पैसे भी बच जाएंगे। विनर को $50 लाख मिलेंगे। शायद मैं किसी एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ साइन भी कर लूं और सुपरस्टार बन जाऊं। अभी के कस्टमर फ्लो को देखते हुए एक और फ्री दिन उनके प्रॉफिट को कम कर देगा। लेकिन फिर अपनी बेटी की खातिर मिस्टर मायर्स अपने दांत पीसते हैं। ठीक है, मैं एक और फ्री प्रमोशन का इंतजाम कर दूंगा। कल मिस्टर मायर्स के साथ चीजें सुलझाने के बाद विवियन जाने ही वाली होती है कि वो अचानक मुस्कुराती है। ठीक है डैड, क्या आप ईथन को बाहर निकलवाने का कोई तरीका ढूंढ सकते हैं? आपने उसे जो पैसे दिए थे उसकी वजह से वो शो फंड्स में मुझसे काफी आगे है। उसे हराना बहुत मुश्किल होगा। अगर वो कोई रूल तोड़ता है तो उसे शो से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन आप उससे सीधे बात नहीं कर सकते क्योंकि यह लाइव स्ट्रीम है। खैर, उससे प्राइवेटली संपर्क करना आसान है। जो कोई भी हमारे रेस्टोरेंट के फ्री प्रमोशन में आता है उसे मेंबर के तौर पर साइन अप करना होता है और नंबर देना होता है। मैं बाद में काउंटर चेक करूंगी और इथन का नंबर अपने फोन में सेव कर लूंगी। फिर मैं उसे रूल तोड़ने के लिए पूरी तरह फंसाऊंगी। जैसे ही विवियन रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है, उसकी ठंडी और अजीब नजरें मुझे देर तक लैम्ब हॉट पॉट खाते हुए देखती हैं और फिर वो चली जाती है। विवियन की वो गहरी घूरन, क्या वो भूख से रोने वाली है? भूख से रोना? हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे वो इथन को पॉट में डालकर उबालना चाहती है। पैसे बचाने के लिए विवियन डॉम से यहाँ तक पैदल आई थी। अब कुछ भी खाए बिना उसे पूरा रास्ता वापस पैदल जाना है। घर के आधे रास्ते में वो भूख और प्यास से बेहाल है। एक छोटे डाइनर के पास से गुजरते हुए वो रुक जाती है। यह वाकई उसकी गलती नहीं है। बाहर आ रही खाने की खुशबू बहुत बढ़िया है। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद वो अंदर जाती है और एक प्लेट फ्राइड राइस और सोडा ऑर्डर करती है। व्यूअर्स हैरान है। वो बस के लिए $2 खर्च नहीं करेगी, लेकिन पैदल घर जाते वक्त फ्राइड राइस और सोडा पर $12 खर्च कर दिए। क्या यह घाटे का सौदा नहीं है? क्या यही वो मशहूर बेवकूफ़ी भरी बचत है
इस बीच मैं अपना खाना खत्म करता हूँ और वापस डॉम की तरफ चलता हूँ। रास्ते में कोई नहीं मिला। वो चाहे जो भी कर रहे हों, मैं कल अपना फोन चेक करके उनकी लेटेस्ट चालों के बारे में जान सकता हूँ और उससे यह अंदाजा लगा सकता हूँ कि मेरी रैंकिंग खतरे में है या नहीं। यही सोचते हुए मैं आराम करने के लिए सीधे अपने कमरे में जाता हूँ। पूरी तरह रिचार्ज होने के बाद ही मैं कल की पैसे बचाने वाली लड़ाई के लिए एकदम तैयार रहूंगा। सोने से पहले मैं अपना फोन उठाता हूँ और कई ऐप्स और बड़े ब्रांड्स की वेबसाइट्स चेक करता हूँ। आधे घंटे बाद मैं खुशी के साथ मुस्कुराता हूँ। उसी समय स्टाफ पांचों कंटेस्टेंट्स के बचे हुए पैसे जोड़ता है और उन्हें स्क्रीन किन पर पोस्ट करता है। द ग्रेट मनी सेविंग चैलेंज। पहला स्थान इथन, बैलेंस $984। दूसरा स्थान लूना, बैलेंस $500। तीसरा स्थान क्लोई, बैलेंस $488। चौथा स्थान लूना, बैलेंस $485 और 50 सेंट। पांचवा स्थान रायन, बैलेंस $264। जेनसन क्लब में सेलेना सोफे पर बैठी है। उसकी नजरें अपने फोन पर टिकी हैं। उसके चारों और उसके सर्कल की कई अमीर सहेलियां बैठी हैं। उसके फोन की स्क्रीन पर वो मैसेज है जो उसने एक हफ्ते पहले भेजा था, जिसका कोई जवाब नहीं आया था। अगले ही पल एक अनजान नंबर से 2 मैसेज आता है। यह लकी ग्रिल से मायर्स है। आपका लुक और अंदाज मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने एक फायदे का बिजनेस आइडिया सोचा। क्या आप दिलचस्पी रखती है? पैसे मैं लगाऊंगा, काम आप करेंगी। नैन्सी, जो उसके बगल में बैठी है, सेलेंतो को उलझे हुए चेहरे के साथ फोन देखते देखती है। जानने की उत्सुकता में, सेलेना के बारे में कुछ चटपटी खबर पाने की लालसा में वो देखने के लिए झुकती है। क्या क्या जेनिथ ग्रुप वाकई इस हाल में आ गया है कि सीईओ सेलेना को पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे साइड जॉब्स करने पड़ रहे हैं? सेलेना अपना सिर घुमाकर उसे देखती है और हल्के से हंसती है। कैसा रहेगा अगर मैं अंकल ग्रांट को बता दूं कि उनके स्टडी रूम में रखा वो कीमती फूलदान 10 साल पहले ही किसी को दे दिया गया था और जो मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ वो नया है। क्या तुम्हें लगता है कि अंकल ग्रांट मुझे वार्निंग देने के बदले मदद करेंगे? फिर मुझे साइड जॉब्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धमकी से डरी हुई नैन्सी डर जाती है। वो रोने से भी बदतर एक बनावटी मुस्कान लाती है। अरे छोड़ो भी, हम बहनों जैसे हैं, ऐसी बातें मत करो। अगर तुम मुसीबत में हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे डैड को इसमें घसीटने की जरूरत नहीं है। सेलेना उसे देखकर सुस्ती से कहती है। अब जब मैं सोचती हूँ तो ऑन्ट ग्रांट की वो रेड वाइन की कीमती बोतल भी बहुत पहले गायब हो गई थी। तुम मेरी प्यारी बड़ी बहन हो, है ना? तुम वाकई किसी बात को छोड़ती नहीं हो। अपने अंदर के गुस्से को दबाते हुए नैन्सी बोलती है, सच में क्या तुम वाकई मुसीबत में हो? सामने वाले इंसान ने गलत नंबर पर मैसेज भेज दिया। उफ, ठीक है, फिर मेरे लिए कोई गॉसिप नहीं है। मिस्टर मायर्स को डर है कि शूटिंग के दौरान मुझे कॉल करना बात करना मुश्किल बना देगा, इसलिए वो टेक्स्ट भेजते हैं। लेकिन टॉयलेट में बैठकर अपने अनसर्ड टेक्स्ट को घूरते हुए वो गहरी चिंता में डूब जाते हैं। लगता है यह लड़का काफी होशियार है, उन्हें और कोशिश करनी होगी। अगली सुबह तड़के लाइव स्ट्रीम पर स्क्रीन कल के पॉपुलैरिटी वोट के नतीजे दिखाती है। द ग्रेट मनी सेविंग चैलेंज पॉपुलैरिटी रैंकिंग। पहला स्थान इथन, दूसरा स्थान क्लोई, तीसरा स्थान लूना, चौथा स्थान रायन, पांचवा स्थान विवियन। कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। बिल्कुल नहीं, इथन सच में पहले नंबर पर है। क्या उसने फेक वोट्स खरीदे हैं? क्या ये नंबर्स वाकई असली हैं? क्या ये नॉर्मल नहीं है? इस शो में उसने और विवियन ने अब तक सबसे गहरा इंप्रेशन छोड़ा है, लेकिन मैं विवियन को वोट नहीं देना चाहता। वो बहुत ज्यादा चालाक लगती है। अगर रायन इतना अच्छा न होता तो मैं उसे ही वोट देता। उसका लुक बिल्कुल मेरे टाइप का है। कितनी शर्म की बात है। मुझे समझ आता है कि बाकी लोग अपनी जगह क्यों हैं, लेकिन लूना तीसरे नंबर पर कैसे आई? उसने एक बार भी अपना चेहरा नहीं दिखाया। क्यों? मुख्य रूप से क्योंकि वो बहुत रहस्यमयी है। मैं जानने के लिए मरा जा रहा हूँ, इसलिए मैं उसे वोट देना चाहता था। पॉपुलैरिटी रिजल्ट्स आने के बाद व्यूअर्स के पास हर तरह के रिएक्शंस है। कंटेस्टेंट्स भी पॉपुलैरिटी रैंकिंग स्क्रॉल करते हैं। ऑनलाइन तीसरी मंजिल के सबसे अंदर वाले कमरे में मैं जल्दी से तैयार होता हूँ और किचन में जाकर 2 अंडे फ्राई करता हूँ। दोपहर में मैं बारबेक्यू के लिए लकी ग्रिल एंड हॉट पॉट वापस चला जाता हूँ। कल के मुकाबले लंच के समय रेस्टोरेंट में भीड़ कम है, शायद इसलिए क्योंकि कल मिस्टर मायर्स ने प्रमोशन कैंसिल कर दिया था। लेकिन मैंने देखा कि पहली सुलझाने वाला फ्री खाने का प्रमोशन आज फिर से शुरू हो गया है। मेरे पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही विवियन भी आ जाती है, लेकिन एक बार फिर वो दरवाजे पर ही रुक गई क्योंकि उसे पहेलियां हल करना नहीं आता। क्या अब बारबेक्यू खाने के लिए आईक्यू टेस्ट देना जरूरी है? क्या डैड आसान पहेलियां नहीं रख सकते थे या उसे चीट शीट पर जवाब नहीं दे सकते थे? मन ही मन गुस्सा निकालने के बाद विवियन बाहर उदास चेहरे के साथ लगभग 1 घंटे तक खड़ी रही। जब तक मेरा पेट भर गया और मैं बाहर निकला, उसने अभी तक अंदर कदम नहीं रखा था। यह वाकई अजीब हो गया है, लगता है। बैक डोर से अंदर आना इतना आसान नहीं है। दूसरी बार अपने ही परिवार के दरवाजे पर खड़ी होकर भी खाना न खा पाने के बाद विवियन पूरी तरह चिढ़ चुकी है। और भी हैरानी वाली बात यह है कि दूसरे दिन भी किसी का बैलेंस एक पैसा भी नहीं हिला। मेरे पास अंडे हैं और फ्री खाने के टिकट्स हैं। क्लोई के पास इंस्टेंट नूडल्स है और रायन के पास भी। और विवियन एक बार फिर बेशर्मी से रायन के नूडल्स पर हाथ साफ कर रही है। रही बात उस रहस्यमयी लूना की,
उसने अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाया है और एक पैसा भी खर्च नहीं किया। कल की तरह ही रहस्यमयी बनी हुई है। बाकी चारों के सीधे साधे और पैसे बचाने वाले रूटीन के मुकाबले अजीबोगरीब लूना तुरंत दर्शकों का ध्यान खींच लेती है। यह लूना वाकई कुछ खास है। वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती, एक चवन्नी भी खर्च नहीं करती। क्या वह उपवास कर रही है? क्या कोई उस दरवाजे पर दस्तक नहीं देने वाला? मुझे थोड़ी चिंता हो रही है कि कहीं उससे अंदर कुछ हो तो नहीं गया। ये महिला कहीं अंदर कोई काला जादू तो नहीं कर रही। उसने मेरा ध्यान खींच ही लिया है। आज रात मैं उसे वोट दे रहा हूँ। लोग हमेशा जो पता न हो उसे लेकर एक्साइटेड रहते हैं। तो लाइव स्ट्रीम के तीसरे दिन लूना की लोकप्रियता दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। यहाँ तक कि मुझे पीछे छोड़ने के भी संकेत मिल रहे हैं। सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि मैं भी उत्सुक हूँ। वह कभी अपना चेहरा नहीं दिखाती, एक पैसा भी खर्च नहीं किया। इतने सब्र के साथ वह जरूर कोई छुपी हुई मास्टर या पैसे बचाने की बहुत बड़ी एक्सपर्ट होगी। इतने शांत रहने वाले लोग आमतौर पर कुछ खास ही होते हैं, या शायद वह किसी बड़े कदम के लिए पैसे बचा रही है ताकि हम सबको चौंका सके। इससे मुझे डर लग रहा है। हालांकि आधी रात को जैसे जैसे हर कोई लूना के बारे में और जानने को उत्सुक हो रहा है, बाहर डॉम के पास अचानक एक एम्बुलेंस का सायरन बजने लगता है। आवाज एम्बुलेंस जैसी है और वह नजदीक आ रही है। जब मैं नीचे भागने की आहट सुनता हूँ तो मैं जल्दी से कपड़े पहनता हूँ और नीचे भागता हूँ। मैं पैरामेडिक्स को दूसरी मंजिल से स्ट्रेचर ले जाते हुए देखता हूँ। स्ट्रेचर पर एक लंबी दुबली पतली लड़की लेटी हुई है। दूसरी मंजिल का सबसे अंदर वाला कमरा लूना का है। मैं क्लोई को पकड़ता हूँ जो अपने पजामे में है और जल्दी से पूछता हूँ, क्या हुआ? क्लोई अपना सिर पकड़ती है और बेबसी से आ भरती है। इस महिला ने 3 दिनों में 9 बार खाना छोड़ दिया और भूख के कारण बेहोश हो गई। क्लोई को बस यह जानना था कि लूना ने 3 दिनों से कुछ क्यों नहीं कहा, इसलिए उसने दस्तक दी। काफी देर तक कोई जवाब ना मिलने पर उसे लगा कि लूना मुश्किल में है और उसने दरवाजा तोड़ दिया। तभी उसने लूना को बेहोश पाया। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। चलो ठीक है। तो ये थी वो चुनी हुई छुपी हुई मास्टर और एक्सपर्ट। मैं अपनी पहले कही हुई बात वापस लेता हूँ। पैरामेडिक्स लूना को एम्बुलेंस में लोड करते हैं, फिर मुड़कर बाकी 4 कंटेस्टेंट्स से पूछते हैं, आप में से कौन साथ चल रहा है? अस्पताल जो भी जाएगा उसे मेडिकल बिल भरना होगा। जब एम्बुलेंस पहली बार आई तो आप देख सकते थे कि हर कोई लूना के लिए परेशान था, लेकिन जैसे ही पैसे की बात आती है सब एक दूसरे को चुपचाप देखने लगता है। विवियन अपना सिर घुमाती है, कैमरे के पीछे खड़े असिस्टेंट डायरेक्टर को देखते हुए। क्या यह प्रोडक्शन टीम की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? अगर शो के दौरान कुछ होता है तो क्या टीम जवाबदेह नहीं है? असिस्टेंट डायरेक्टर अपनी भौहें सिकोड़ते हैं। हमने शूटिंग से पहले एक एग्रीमेंट साइन किया था। शो के दौरान पर्सनल वजहों से हुई कोई भी समस्या आपकी खुद की जिम्मेदारी है। ऊपर से तो वो यही कहते हैं, लेकिन सच यह है कि जब एम्बुलेंस आई तो उन्होंने ही पैरामेडिक्स को रोककर जानबूझकर यह पूछने को कहा था, हकीकत में बाकी 4 जाएं या न जाएं। लूना को वैसे भी अस्पताल ले जाया ही जाना था। असिस्टेंट डायरेक्टर के बात खत्म करते ही मैं बिना कुछ कहे मुड़ता हूँ और वापस ऊपर की तरफ भागता हूँ। दर्शक भड़क जाते हैं। 3 कंटेस्टेंट्स ने जाने का फैसला किया और एक ने कुछ और। ईथन, क्या तुम इसलिए भाग रहे हो क्योंकि तुम अस्पताल में लूना का बिल भरने से डर रहे हो? बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। जब पैसे की बात आती है तो लोग अपना असली रूप दिखा देता है। उफ, ईथन ने वाकई मेरा दिल तोड़ दिया। मैं अब ईथन को कभी वोट नहीं दूंगी। अब से मैं उसका कोई शो नहीं देखूंगी। अगर मैं कभी उसकी लाइव स्ट्रीम में वापस आई तो मैं कुत्ता हूँ। क्लॉय और विवियन टस से मस नहीं होते, उनमें से कोई एक शब्द नहीं बोलता। रायन असल में जाना चाहता है, लेकिन उसकी जेब में बस $200 से थोड़ा ज्यादा है। यह काफी नहीं है। वह क्लोई और विवियन की तरफ मुड़ता है। चूंकि ईथन नहीं जा रहा तो क्यों ना हम तीनों अपने पैसे मिलाकर लूना को अस्पताल पहुंचाएं। विवियन उसे घूरती है, गुस्से में अपने दांत पीसती है। अगर वह अपनी महानता दिखाना चाहता है तो ठीक है, लेकिन उसे इसमें क्यों घसीट रहा है? क्लोई विवियन की तरह इतनी तीखी प्रतिक्रिया नहीं देती। वह चुपचाप खामोश रहती है, अपना लो प्रोफाइल बनाए रखती है जो उसने 3 दिनों की लाइव स्ट्रीमिंग में बनाए रखा है। दोनों को कुछ न करते देख रायन अपनी भौहें सिकोड़ता है। यह जान बचाने का मामला है। क्या पैसा वाकई किसी की जान से ज्यादा कीमती है? क्लोई और विवियन को चुप देखकर रायन को एक रोमांच महसूस होता है। यह सही फैसला था। $5 मिलियन दांव पर लगे हैं। तो भला इस शो में कोई इतना महान कैसे हो सकता है कि किसी और के लिए इतने पैसे छोड़ दे? उनकी बेरुखी उसकी दयालुता को और भी अच्छे से दिखाती है। आज रात की रैंकिंग निश्चित रूप से उसे चौथे नंबर से पहले नंबर पर ला देगी। ऐसा दिखावा करते हुए जैसे वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, रायन ऊंची आवाज में बोलता है, तुम दोनों ईथन की तरह बर्ताव नहीं करने वाली हो, है ना? मेरी पीठ पीछे फिर से बात करते हुए रायन जम जाता है। वह पीछे मुड़ता है और मुझे देखता है, जो अभी अभी ऊपर से भागकर नीचे आया हूँ। अभी भी हाँफ रहा हूँ। मेरे पास उससे निपटने का समय नहीं है। मैं पैरामेडिक्स के साथ एम्बुलेंस में कूदता हूँ और निकल जाता हूँ। बाकी तीनों कंटेस्टेंट्स को उलझन में वहीं छोड़ देता हूँ। इथन वापस क्यों आया? वो वापस अपने कमरे में क्या लेने गया था? मुझे मत बताना कि वो पैसे लेने वापस गया था। अगर ऐसा है तो क्या मैंने अभी अभी कुछ ऐसा वादा नहीं किया था?
मुझे अपने कहे शब्दों को इतनी वापस लेने पर मजबूर मत करो। जैनसेन हॉस्पिटल में मैं बिल भरता हूँ, रसीद को करीने से मोड़ता हूँ और अपनी जेब में रख लेता हूँ। फिर मैं अस्पताल के बिस्तर के पास वाली कुर्सी पर बैठ जाता हूँ और लूना के जागने का इंतजार करे। गनीमत है कि हम सही वक्त पर यहाँ पहुंच गए। कुछ गंभीर नहीं है, उसे बस एक ग्लूकोज ड्रिप की जरूरत है। लगभग आधे घंटे बाद बिस्तर पर हलचल होती है। अपनी भारी पलकों को खुला रखने के लिए कोशिश करते हुए थकान के कारण मेरी आवाज कांप रही है। तुम कैसा महसूस कर रही हो? लूना मेरी आवाज सुनकर मेरी ओर मुड़ती है। उसकी आवाज कमजोर है। बुरा नहीं है। मुझे अस्पताल लाने के लिए शुक्रिया। मेरा शुक्रिया मत करो। क्लोई वह थी जिसने तुम्हें भूख से बेहोश पाया और इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया। पैरामेडिक्स तुम्हें यहाँ लाए। मैंने बस तुम्हारे मेडिकल बिल का पैसा दिया है। यह देखकर कि वह वाकई ठीक है, मैं आराम से अपनी जेब से रसीद निकालता हूँ। याद से मुझे पैसे वापस कर देना। मैं रुकता हूँ, फिर थोड़ी झिझक के साथ बोलता हूँ। तुमने खाने के पैसे बचाने के लिए 3 दिन तक खाना नहीं खाया और अब मेडिकल बिल और एम्बुलेंस मिलाकर कुल $250 हुए हैं। तुम सच में कमाल की हो। मैं रसीद उसके हाथ में देता हूँ और मुश्किल से सुनाई देने वाली एक आह भरता हूँ। इनाम के पैसे जरूरी हैं, लेकिन तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है। वरना इनाम जीतने के बाद मेडिकल बिल भरने के लिए मुझे लोन लेना पड़ जाएगा। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। लूना की आंखें अचानक लाल हो जाती हैं। मुझे वह ऐसी लग रही है जैसे बस रो पड़ेगी। ये लड़की इतनी आसानी से कैसे रो लेती है? मैंने पहले कभी किसी को चुप नहीं कराया, खासकर इतनी नाजुक लड़की को। लूना सुबकती है। 20 साल की जिंदगी में जिस अकेले इंसान ने मेरी सेहत की असली परवाह की, वह तुम जैसे अजनबी निकले। मैं उसे उलझन के साथ देखता हूँ। सच कहूँ तो मैं इनाम के पैसों के लिए इस शो में नहीं आया था। मेरे परिवार ने मुझे इस शो में जबरदस्ती भेजा क्योंकि उन्हें लगा कि मैं घर पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता हूँ। तो आखिरकार ये घर की ही समस्या है। बेचारी बच्ची। मेरे अंदर हमदर्दी की एक लहर उठती है। उसे इतनी बुरी हालत में देखकर मैं धीरे से उसे दिलासा देता हूँ। बच्चे, घर पर कुछ पैसे खर्च करना तो बहुत सामान्य बात है। लूना को लगता है कि उसे अपने जैसा सोचने वाला कोई मिल गया है। वह जल्दी से सहमति में सिर हिलाती है। हाँ, मैं गेमिंग टॉप अप पर दिन के कुछ मिलियन खर्च कर देती हूँ। फिर कभी कभार क्लब चली जाती हूँ, कुछ कारें खरीद लेती हूँ, कुछ लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स, ऐसी ही चीजें। बस इधर उधर कुछ करोड़। लेकिन फिर भी वे शिकायत करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा खर्च करती हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे इस शो में भेजा ताकि मैं एक महीने तक $500 में जीने का अनुभव ले सकूं। उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है कि मैं खुश हूँ या अच्छा समय बिता रही हूँ। मेरे मुंह के कोने जम जाते हैं। कुछ मिलियन, कुछ करोड़ खर्च करने का क्या ही अनोखा लेवल है। उन नंबरों को समझने के लिए मुझे 10 सेकंड तक खाली दिमाग खड़ा रहना पड़ा। तो मिस लूना यहाँ एक लाइव स्वैप शो में गरीबी का नाटक कर रही हैं। मिस लूना के पास परिवार का प्यार कम नहीं है। उन्हें तो असली दुनिया का स्वाद चखने की जरूरत है। मेरी गलती है। मुझे किसी अमीरजादी के साथ हमदर्दी नहीं रखनी चाहिए थी। मुझे किसी राजकुमारी को सांत्वना नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि असली बेवकूफ तो मैं ही हूँ। मुझे ही सांत्वना की जरूरत है। मेरे जैसा इंसान जो कुछ $100 खर्च करने पर भी परेशान हो जाता है, वह भला उस राजकुमारी के साथ कैसे हमदर्दी रख सकता है जो बिना सोचे करोड़ों उड़ा देती है? बिल्कुल नहीं। जब मैं हैरान होकर चुप था, तभी मैंने लूना को थोड़ी झिझक के साथ बोलते सुना। तो ईथन, यह देखते हुए कि मेरी हालत कितनी खराब है, क्या तुम मुझे इस बिल पर कुछ छूट दे सकते हो? 5 मिलियन का इनाम मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में मेरे भविष्य का स्तर तय करेगा। तो उसने पहले जो कुछ भी कहा वह बस मेरी हमदर्दी जीतने, बिल से बचने और 5 मिलियन जीतने का एक तरीका था। यह उसका असली मतलब है। मेरी आंखों में एक तीखी चमक आती है। मैं तुम्हें जबरदस्त छूट दूंगा, मेरा यकीन करो। ईथन, 50% ऑफ ठीक रहेगा। मैंने तुम्हारे सामने अपना दिल खोल दिया और तुम मेरे साथ चाल चल रहे हो। जानते हो, जो आखिरी इंसान मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा था, उसका क्या हुआ? लूना रेस्टोरेंट देखा था। लूना बहुत अच्छे से जानती है, उसने इससे ऑनलाइन देखा था। क्या वो कोई रेस्टोरेंट मालिक नहीं था जिससे उसे 10 मुफ्त भोजन $500 देने पर मजबूर होना पड़ा था? भले ही उसका परिवार उसके पैसे पर लगाम रखता है, पर उसके पास इसकी बार उसके पैसे पर लगाम भी रास्ता है। पर उसकी लूना जल्दी से बोल पड़ती है, अगर तुम इस बार मेरी मदद कर दो तो जब शो खत्म होगा मैं तुम्हें अपनी आंटी से मिलवाऊंगी। वह अमीर हैं और बहुत सुंदर भी है। उन्होंने अभी तक वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं की है, लेकिन वह मुआवजे के तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति को पेश कर सकती हैं जिसने यह हासिल कर लिया है। फिर यह ईथन के आर्थिक रूप से आजाद होने जैसा ही होगा। एक बार जब वह आर्थिक रूप से आजाद हो जाएगा, तो वह आर्थिक रूप से आजाद हो जाएगा, मानविक रूप से उन्हें मिलवाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करेगा, जिसका मतलब है कि उसे फिर कभी इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि उसका परिवार उसका खर्च बंद कर दे, क्योंकि वो अपने इस होने वाले अंकल इन लॉ के साथ टीम बना सकती है। जब लूना की छोटी सी योजना उसके दिमाग में पूरी रफ्तार से चल रही होती है, मैं उसे बिना किसी भावना के थोड़ी निराशा के साथ देखता हूँ। मैं अपनी नजरों में एक दाग देख रहा हूँ। मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं जिनकी भतीजियां हों।
क्या होगा अगर तुम तब तक इंतजार करो जब तक मुझे अपने परिवार का बिजनेस विरासत में नहीं मिल जाता, फिर मैं तुम्हें चुका दूंगा। लेकिन तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि मेरे पिताजी अभी भी मजबूती से टिके हुए हैं। एक बार मुझे विरासत मिल जाए, मैं तुम्हें वह सब खरीद कर दूंगा जो तुम चाहोगी। 5 मिलियन तो छोड़ो, 50 मिलियन भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उसे एक नजर देखता हूँ। हाँ हाँ, क्या तुम्हारा परिवार बेकरी के काम में है? तुम झूठे वादे करने में काफी माहिर हो। मैं खड़ा होता हूँ और मुस्कुराते हुए लूना की तरफ जाता हूँ। मेडिकल बिल में एक पैसा भी कम नहीं होगा। अगर तुम उस हाथ को काटने की योजना बना रही हो जो तुम्हें खिलाता है, तो मुझे तुम्हें अस्पताल में कुछ दिन और रखने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा लहजा सख्त नहीं है और इसमें कोई असली भावना नहीं है। यह बिल्कुल भी डरावना नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी लूना को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस होती है। इतने करीब से वह वाकई दिखने में अच्छा है, हमारे गेम्स के उन शानदार पुरुष किरदारों से कम नहीं। लूना पल के झपकाती है, अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेती है, मेरी नजरों से बचते हुए। ठीक है, पैसे मेरे कमरे में हैं, वापस लौटने पर मैं तुम्हें दे दूंगी। मैं संतुष्ट होकर सिर हिलाता हूँ। मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश मत करना, मुझे बस पैसे चाहिए। दर्शक भड़क जाता है। ईथन की वह लाइन किसी किडनैपर जैसी सुनाई दे रही है। हाँ हाँ, मुझे उम्मीद थी कि वह कहेगा पैसे नहीं दोगे तो मैं इसे उठा ले जाऊंगा। ये आदमी वाकई जानता है कि उसे क्या चाहिए। कोई उसे डिगा नहीं सकता, बस पैसे चाहिए। हाँ हाँ हाँ, क्या लूना यहाँ मजाक के लिए है? 5 मिलियन के लिए उसने बस अपनी आंटी को बेच दिया। किसने सोचा था कि सबसे कंजूस आदमी ईथन आखिर में मेडिकल बिल भर देगा? अमीर और खूबसूरत आंटी, नौकरी की तलाश रोक दो, मैं अंकल इन लॉ बनूंगा। ड्रिप खत्म होने के बाद मैं लूना को डॉर्म वापस नहीं ले जाता, इसके बजाय मैं उसे पास की एक कांजी की दुकान पर ले जाता हूँ। मैं काउंटर पर खड़ा होता हूँ और देखता हूँ कि एक ग्राहक मेंबरशिप कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। अरे, क्या मेंबर बनने के लिए कोई ऑफर है? मेंबर्स को $10 का लेट नाइट स्नैक वाउचर मिलता है, लेकिन आप इसे आधी रात के बाद ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने फोन पर समय देखता हूँ। आधी रात के बाद का समय है। मेरी किस्मत अच्छी है। मैं साइन अप कैसे करूँ? बस कार्ड में $100 लोड करने होंगे। ओ, पैसे जमा करने होंगे। अगर यह मुफ्त होता तो जरूर। मैं लूना को यहाँ लाया मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उसकी हालत को स्वस्थ पौष्टिक खाने की जरूरत है, वरना मैं यहाँ नहीं आता। क्योंकि मेरी हालत को देखते हुए मैं वास्तव में ऐसे खाने पर रोज पैसे खर्च नहीं कर सकता जो पेट न भरे। मैं एक कटोरा कांजी और एक कटोरा स्टीम्ड एग का ऑर्डर देता हूँ। खाना खाने और डॉम वापस जाने के बाद लूना मुझे मेडिकल फीस और कांजी के पैसे दे देती है, आखिरी पैसे तक। अपने कमरे में वापस आकर मैं $500 को करीने से मोड़कर अपने बैग में वापस रख देता हूँ। सुबह मैं मरीज लूना के लिए 2 अंडे और उबालता हूँ। आखिरकार कल रात जब हमने स्टीम्ड एग खाया था तो इस राजकुमारी में थोड़ी नैतिकता थी और उसने खुद मुझे आधा दे दिया था। लेकिन मैं इतना पत्थर दिल नहीं हूँ कि खाने के लिए एक मरीज से लड़ूं। सिर्फ इन 2 उबले हुए अंडों की वजह से यह राजकुमारी फिर से इमोशनल हो गई है। वह कहती है कि क्लोई के अलावा इस शो में मैंने ही उसके साथ सबसे अच्छा बर्ताव किया है। अंत तक मुझे लगता है कि अगर मैंने उसे नहीं रोका तो वह खुद को मुझे सौंपने ही वाली है। मैं नाश्ता खत्म करके बाहर निकलता हूँ। लूना जल्दी से अपना चेहरा धोती है और चुपचाप मेरे पीछे हो लेती है। कोई खास वजह नहीं, बस इसलिए कि मेरे साथ रहने से मुफ्त का खाना मिलने की गारंटी है। मैस्कॉट की ड्रेस पहने एक आदमी मुझे रोकता है। अरे हैंडसम, एक मिनट है क्या? ये फॉर्म भर दो और हम तुम्हें पानी की एक बोतल देंगे। देखोगे? मैं हल्के से अपने होंठ सिकोड़ता हूँ। जरूर। मैं उससे फॉर्म लेता हूँ और एक नजर डालता हूँ। यह किसी तरह का प्रोडक्ट सर्वे फॉर्म लगता है। जैसे ही मैं इसे भरने वाला होता हूँ, मेरे पीछे से लूना की आवाज आती है। मैं सलाह दूंगी कि तुम इसे मत भरो। ये फॉर्म आसानी से तुम्हारी पर्सनल जानकारी लीक कर देते हैं। तुम्हें ढेर सारे स्पैम मैसेज और फालतू की कॉल आएंगी क्योंकि वे यह जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर दूसरों को बेच देते हैं। मैं अचानक मुस्कुरा देता हूँ। कोई बात नहीं, लूना सही कह रही है। मैं यह सब जानता हूँ, लेकिन जो जानकारी मैं भर रहा हूँ वो मेरी तो है ही नहीं। मैं एक स्कैमर की जानकारी भर रहा हूँ, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? फार्मेसी और बारबेक्यू की जगह पर मैंने जो फोन नंबर दिए थे वे सब उसी स्कैमर के नंबर थे। एक हफ्ते पहले एक अनजान नंबर से आए मैसेज को मेरे फोन के एंटी फ्रॉड ऐप ने ब्लॉक कर दिया था। मैसेज में कहा गया था कि जेनिथ ग्रुप सीईओ के लिए एक हाईली पेड पर्सनल असिस्टेंट हायर कर रहा है। आसान काम, कोई डिग्री की जरूरत नहीं, लंबे समय के लिए विदेश जाने में सक्षम होना चाहिए और भी बहुत कुछ। इसमें लिखा था कि अगर दिलचस्पी है तो वापस कॉल करें। जेनिथ ग्रुप इस देश की एक मशहूर बड़ी कंपनी है, ऐसी कंपनी जिसमें जाने के लिए मेरे कॉलेज के सारे क्लासमेट्स एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मेरा एक क्लासमेट ग्रेजुएशन के तुरंत बाद सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के तौर पर जेनिथ ग्रुप में लगा था और वह ग्रुप चैट में हमेशा शो ऑफ करता था। पहले मुझे लगा कि ऐप से गलती हुई है। मैंने ऑनलाइन खास तौर पर जेनिथ ग्रुप का एचआर नंबर ढूंढा और जब मैंने कॉल किया तो एचआर ने कहा कि ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है। जहां तक मुझे मैसेज करने वाले नंबर की बात है, वह उनका एचआर कॉन्टैक्ट था ही नहीं। एचआर ने मुझे चेतावनी दी कि आजकल बहुत से स्कैमर कंपनी या प्लेटफॉर्म स्टाफ बनकर स्कैम करता है और मुझे सावधान रहने को कहा।
मुझे पहले से कोई खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बुरा लगा। दर्शक एक्साइटेड हो रहे हैं। लूना सही है। फोन, नंबर और पर्सनल जानकारी कभी भी ऐसे ही नहीं भरनी चाहिए, वरना आपकी प्राइवेसी आसानी से लीक हो जाती है। इथन की सावधानी बहुत कम है। लूना ने उसे पहले ही वार्निंग दी थी और वह अब भी कह रहा है कि सब ठीक है। सब लोग शांत हो जाओ, बस एक एंटी फ्रॉड ऐप डाउनलोड कर लो। यह बहुत अच्छा काम करता है। तुम पूरी तरह से ऐप पर निर्भर भी नहीं रह सकते। कभी कभी ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग कुछ चीजें मिस कर सकती है और कुछ स्कैमर वाकई बहुत शातिर होते हैं। हमें खुद भी अलर्ट रहना होगा। असल में हम काफी देर से शहर में घूम रहे हैं और लूना को प्यास लग रही है। वह मुझसे बहस करने ही वाली थी, लेकिन पानी की बोतलों की कतारें देखकर वह मैस्कॉट वाले आदमी की तरफ देखती है, अपना गला साफ करती है और कहती है, मुझे भी उनमें से एक फॉर्म दे दो। मैस्कॉट वाला आदमी उसे एक फॉर्म थमाता है, फिर मेरी तरफ देखता है और यूं ही पूछ लेता है, क्या तुम दोनों कपल हो? लूना का हाथ लिखते लिखते रुक जाता है। कभी रिलेशनशिप में न रहने के कारण जब किसी ने ऐसे मजाक वाले अंदाज में पूछा तो उसके गाल तुरंत लाल हो गए। मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब देता हूँ, नहीं। डॉर्म पर वापस कल रात मेरे अनपेक्षित कदम ने बाकी 3 कंटेस्टेंट्स को नींद के लिए परेशान कर दिया। रेयान ने कभी नहीं सोचा था कि उसका सावधानी से प्लान किया हुआ ड्रामा मेरे लिए स्टेज तैयार कर देगा। लाइव स्ट्रीम के चौथे दिन पॉपुलैरिटी चार्ट में टॉप पर फिर से मैं हूँ। वहीं दूसरी ओर क्लोई और विवियन की दर्शक धज्जियां उड़ा रहा है। वह तो ठीक है, लेकिन मेरी पीठ पीछे बातें करने वाला उसका फुटेज बार बार दिखाया जा रहा है ताकि दर्शक उसका मजाक उड़ा सके। इसे उस पल के रूप में बता रहे हैं जहां उसे अपने शब्द वापस लेने पड़े। विवियन भी उतनी ही हैरान है। उसे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेटिंग हूँ। कल रात मेरा मुंह मूल रूप से उन तीनों के मुंह पर तमाचा मारने जैसा था। कोई अंतर नहीं है। ऑनलाइन कमेंट्स अब यकीनन एक तरफा है और वे तीनों पूरी तरह से मेरे विलेन बन चुके हैं। यह ऐसे नहीं चल सकता। उसे अपने पिता पर दबाव डालना होगा कि वे ईथन को लुभाने के लिए अपना गेम और बेहतर करे। वहीं पानी लेने के बाद मैं सिटी सेंटर में टहलने निकल जाता हूँ, लेकिन टहलते समय किसी मोड़ पर लूना जो मेरे पीछे आ रही थी गायब हो जाती है। मैं उसे ढूंढने नहीं जाता। एक समझदार इंसान मुसीबत में नहीं फंसेगा। प्लस मेरी किसी की बेइज्जती करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम टीममेट्स नहीं है। हम एक इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट में प्रतिस्पर्धी हैं। मैं एक स्टोर फ्रंट से गुजरते हुए 2-3 बार एक्स्ट्रा देखता हूँ, फिर कुछ नोट करने के लिए अपना फोन बाहर निकालता हूँ। उसके बाद मैं लकी ग्रिल और हॉट पॉट की तरफ जाता हूँ। आज 2 और मील और मेरे पास सिर्फ 3 फ्री मील टिकट बचेंगे। इसका मतलब है कि मैं परसों दोपहर के खाने तक चल सकता हूँ। लाइव स्ट्रीम के छठे दिन की दोपहर मेरे फ्री मील टिकट आखिरकार खत्म हो जाते हैं। मिस्टर मेयर्स आखिरकार मुझे जाने देते हैं। उन्होंने वह सांस छोड़ी जो उन्होंने रोक रखी थी, क्योंकि उन्हें अब मुझे और नहीं देखना पड़ेगा। उस रात बिना किसी मील टिकट के मैं अपने आखिरी 3 अंडे खत्म करता हूँ। इस हिसाब से अब मैं आधिकारिक तौर पर राशन से बाहर हूँ। उस मोड़ पर जहां मैं भूखा रह जाऊंगा, दो रह जाऊंगा अगर मैंने पैसे खर्च नहीं किए। वहीं क्लोई ने भी अपने इंस्टेंट नूडल्स खत्म कर लिए हैं और उसके सामने सवाल है कि अपने अगले बॉक्स के लिए कौन सा फ्लेवर खरीदे। लेकिन वह कोई भी फ्लेवर चुने, 6 दिन लगातार नूडल्स खाने के बाद क्लोई उनसे पूरी तरह तंग आ चुकी है। रयान के नूडल्स तो विवियन ने बहुत पहले ही हड़प लिए थे। उसने दूसरा बॉक्स खरीदा है और अभी भी कुछ बचे हुए हैं। जहां तक लूना की बात है, वह या तो अपने कमरे में रहती है या कभी कभार क्लोई के पीछे हो लेती है और दोपहर की चाय के लिए मुफ्त सैंपल लेने मेरे साथ सुपरमार्केट आती है। पहले तो लूना काफी शर्मिंदा होती थी, चोर की तरह इधर उधर देखती थी, लेकिन अब उसे इसकी लत लग गई है। इसे कहते हैं पूरी तरह से 180 डिग्री का बदलाव। जब प्रोडक्शन टीम आज रात की बैलेंस रैंकिंग दिखाती है तो मैं अभी भी मजबूती से पहले नंबर पर हूँ, पैसे बचाने वाले राजा का खिताब लिए हुए। 7वें दिन की सुबह प्रोडक्शन टीम पांचों कंटेस्टेंट्स को फर्स्ट फ्लोर हॉल में इकट्ठा करती है। होस्ट रेचल एक शरारती मुस्कान देती है। आज हम 5 बड़े गोल्ड स्पॉन्सर्स का स्वागत करेंगे और ये 5 स्पॉन्सर्स आप पांचों कंटेस्टेंट्स के साथ पैसे बचाने वाली लाइफ का अनुभव करते हुए एक दिन बिताएंगे। विवियन सवाल पूछने के लिए अपना हाथ उठाती है। मेरा एक सवाल है, अगर वे हमारे साथ पैसे बचाने वाली लाइफ का अनुभव को कर रहे हैं तो क्या वे अपने खुद पैसे लाएंगे? बहुत अच्छा सवाल। प्रोडक्शन के नियमों के अनुसार पांचों स्पॉन्सर्स एक पैसा भी नहीं ला सकते, इसलिए आज उनके सभी खर्चे आप लोगों द्वारा कवर किए जाएंगे। सब लोग, क्या जिंदगी पहले ही इतनी कठिन है और अब 5 और मुंह खिलाने के लिए है और इन 5 मुंहों को नाराज नहीं किया जा सकता। निराशा, सच में बिल्कुल उम्मीद नहीं है। दर्शक हमारी ओर से चिल्लाते हैं। प्रोडक्शन टीम वाकई दर्शकों को बेवकूफ समझती है। प्रोडक्शन टीम बहुत जालिम है। क्या यह साफ तौर पर दर्शकों से 5 लोगों का पेट भरवाने जैसा नहीं है? वे खुद मुश्किल से खा पा रहे हैं। क्या आप उन्हें मारना चाहते हैं? मुझे पता था कि 50 लाख कमाना आसान नहीं होगा। मैं सोच रही हूँ, क्या ईथन स्पॉन्सर्स को मुफ्तखोरों की तरह साथ घसीटने के लिए कंजूस बनेगा? शायद नहीं। वे वीआईपी हैं जिन्हें कंटेस्टेंट्स नाराज नहीं कर सकते, इसलिए वे पकपकी के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। वरना अगर कोई स्पॉन्सर नाराज हो गया और उन्हें शो से बाहर निकाल दिया
तो वे प्राइज जीतने का मौका खो देंगे। कंटेस्टेंट्स के साथ पैसे बचाने वाली जिंदगी का अनुभव कराने के लिए स्पॉन्सर्स को बुलाना असिस्टेंट डायरेक्टर का नया गेम अपडेट है। कंटेस्टेंट्स पर नए नए चैलेंज फेंकने से शो और मजेदार बनता है। रेचल सबके मायूस चेहरों को देखती है और मुस्कुराते हुए उन्हें इशारा करती है, खुश हो जाओ, हम अभी लाइव हैं और स्पॉन्सर्स देख रहे हैं। दूसरे रियलिटी शोज में कई कंटेस्टेंट स्पॉन्सर्स के करीब आने का मौका पाने के लिए तरसते हैं और उन्हें मिलता नहीं। तुम्हें सम्मानित महसूस करना चाहिए। विवियन जबरदस्ती मुस्कुराती है। आप जानती हैं कि और भी रियलिटी शोज हैं। क्या हम दूसरे शोज जैसे हैं? रेचल अपनी भौहें ऊपर उठाती है। हम अलग कैसे हैं? कुछ शोज रहने खाने का एक पैसा भी नहीं देते। कंटेस्टेंट्स को अपना जुगाड़ खुद करना पड़ता है। हम भी अपना जुगाड़ खुद करना चाहते हैं, लेकिन आपके नियम हमें मेहनत के बदले फायदे लेने नहीं देते। मेहनत से मिला कोई भी फायदा नियमों के खिलाफ माना जाता है। रेचल पांचों कंटेस्टेंट्स पर नजर डालती है। तो आपको अपनी अनोखी पैसे बचाने वाली ट्रिक से जीतना होगा। प्राइज जीतने का मौका आपको दे दिया गया है। आप जीतते हैं या नहीं और कैसे, यह आपकी अपनी स्किल्स पर है। अभी रायन के पास सबसे कम पैसे बचे हैं। उसके पास केवल $222 है, लेकिन अब स्पॉन्सर्स को खुश करने के लिए उसे वाकई चमकना होगा। अब तक चुप रही, मैं अचानक बोल पड़ती हूँ। तो क्या आज हम स्पॉन्सर्स की मेजबानी साथ मिलकर कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, आपको एक टास्क पूरा करना होगा। फिर जीतने के नंबर के आधार पर आप में से हर कोई वन ऑन वन होस्टिंग के लिए एक स्पॉन्सर चुनेगा। इस तरह हर कोई अपने पैसे खर्च करेगा। यह सही है। मुझे लग रहा है कि सभी स्पॉन्सर्स ईथन के साथ पेयर बनाना चाहेंगे। आखिरकार उनकी संपत्ति सब जानते हैं। कौन किसी अमीर आदमी के साथ एक दिन नहीं बिताना चाहेगा? बिल्कुल, ईथन इस शो का छोटा-मोटा अमीर आदमी है। वे पांचों स्पॉन्सर्स पक्का उसके साथ जुड़ना चाहेंगे, ताकि अच्छी जिंदगी का मजा ले सके। जरूरी नहीं, ईथन भले ही शो में अमीर आदमी हो, लेकिन यह तभी मायने रखता है अगर वह खर्च करने को तैयार हो। वह कितना कंजूस है, मुझे शक है। रेचल दरवाजे की तरफ इशारा करती है। टास्क आसान है। जो भी स्टाफ मेंबर से सबसे पहले कार्ड छीनेगा, वह पहले चुनेगा। कार्ड पकड़े स्टाफ मेंबर डॉम के गेट के बाहर खड़ा है। सामने का दरवाजा खुला है। पांचों कंटेस्टेंट्स रेचल की उंगली का पीछा अपनी आंखों से करता है। एक इंसान लगभग 100 मीटर दूर खड़ा है। क्या यह 100 मीटर की दौड़ नहीं है? अगर कोई और सवाल नहीं है तो हम अभी शुरू कर सकता है। रायन को छोड़कर जो 100 मीटर की स्प्रिंट की तरह भागता है, बाकी 4 कंटेस्टेंट्स आराम से शुरुआत करते हैं। वह एक स्पॉन्सर चुन रहा है। क्या वाकई दौड़ने लायक है? कैसे भी हो, यह एक और पेट भरने जैसा है। उसके लिए दौड़ कर ऊर्जा क्यों बर्बाद करें? इस बीच कार के अंदर से देख रहे पांचों स्पॉन्सर्स। रायन के अलावा क्या कोई और हमारे लिए लड़ने नहीं वाला? अगर तुम लड़ नहीं सकते तो कम से कम नफरत मत दिखाओ। थोड़ा भागने का नाटक ही कर लो। ये कंटेस्टेंट्स वाकई अजीब हैं। हमारे कुछ कदम चलने के बाद जैसे ही हम उन धीमी चालों के साथ आगे बढ़ते हैं, रेचल को कुछ याद आता है और वह कहती है टॉप 3 को प्रोडक्शन टीम द्वारा स्पॉन्सर्ड होस्टिंग फंड मिलेगा। इससे पहले कि हम पूछ सकें कि होस्टिंग फंड कितना है, रेचल और लाइव स्ट्रीम दर्शक एक धुंधली हलचल देखते हैं। लाइव स्ट्रीम पर कई परछाइयां तेजी से गुजरती हैं। हाँ, मैं मर रही हूँ। पैसा वाकई इन 4 कंटेस्टेंट्स को भगा सकता है। हाँ, एक सेकंड पहले वे एक और पेट भरने के लिए तेज चलने को तैयार नहीं थे। अगले ही पल वे पैसे के बारे में सुनते हैं, अनाउंस या जान आ जाती है। हाँ, ये शातिर लोग वाकई कमाल के हैं। रायन ने सोचा भी नहीं होगा कि वह जिसने पहले शुरुआत की थी, बाकियों से पीछे छूट जाएगा। उसे बस एक अजीब हवा का झोंका महसूस होता है और फिर वह पीछे रह जाता है। अभी क्या हुआ? क्या वे स्पॉन्सर्स के लिए मेहनत करने से मना नहीं कर रहे थे? अंत में पहला स्थान लूना को मिला, दूसरा मुझे, तीसरा क्लोई को, चौथा विवियन को, पांचवा रायन को। लूना सांस लेती है, अपने लंबे पैरों के साथ वापस आती है और रेचल को पहले स्थान का कार्ड दे देती है। रेचल मुस्कुराती है और इसे ले लेती है। अब तुम अपना स्पॉन्सर चुन सकती हो। एक्साइटेड हो? लेकिन लूना धीरे से एक अलग सवाल पूछती है। पैसे कहाँ हैं? कितने? रुको, क्या तुम सब बस पैसे के पीछे पागल हो? रेचल अपनी जेब से एक नोट निकालती है और लूना को दे देती है। ये रहे प्रोडक्शन टीम के होस्टिंग फंड। लूना अपने हाथ में $5 को घूरती है और यकीन ना होने पर हंसती है। $5 में कौन किसी की मेजबानी करेगा? तुम इसे न लेने का विकल्प चुन सकती हो। रेचल मुस्कुराती है और इसे वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन लूना अपना हाथ हटा लेती है। $5 भी पैसे ही हैं। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। दूसरे स्थान के रूप में मुझे भी $5 मिलते हैं। मैं अपने हाथ में $5 को चुपचाप घूरती हूँ। प्रोडक्शन टीम बहुत जालिम है, यह मेरे चेहरे पर साफ लिखा है। विवियन और रायन, जिन्हें कुछ नहीं मिला, थोड़ा बुरा महसूस करते हैं। रेस खत्म करने के ऑर्डर में स्पॉन्सर्स को लॉटरी से चुना जाता है। इस हिस्से ने रायन को काफी खुश कर दिया। जब रिजल्ट आते हैं, रायन को लगता है कि उसकी किस्मत चमक गई है, क्योंकि उसे साउथ स्टार एंटरटेनमेंट मिला। वह खुशी से रोने ही वाला होता है। मुझे जेनिथ ग्रुप मिलता है। प्रोडक्शन टीम की गाड़ी में सेलेना लाइव स्ट्रीम देखती है और मेरा रिजल्ट देखती है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। इस बीच बाकी 4 स्पॉन्सर सेलेना को सहानुभूति के साथ देखते हैं। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद
कंटेस्टेंट्स अपने स्पॉन्सर्स के लिए ड्रॉ पूरा कर लेते हैं। रेचल आगे कहती है, सब लोग कृपया तैयार हो जाएं। जब स्पॉन्सर्स आएंगे तो प्रोडक्शन टीम आपको बता देगी। जैसे ही रेचल अपनी बात खत्म करती है, रायन खुदों को तैयार करने के लिए ऊपर दौड़ जाता है। विवियन अपने पैसे खर्च करने के लिए एक और व्यक्ति मिलने से खुश नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ एक साधारण नए अमीर परिवार के रूप में किसी बहुत जरूरी व्यक्ति से मिलने का मौका मिलना वाकई अच्छी बात है। वह अपने कमरे में वापस जाती है और $2 के साबुन से अच्छे से अपने बाल धोती है। रायन और विवियन की गंभीर तैयारियों के बिल्कुल उल्टा लूना और क्लोई हैं। वे दोनों अपने कमरे में वापस जाती हैं, कंबल के अंदर घुस जाती हैं और वापस सो जाती हैं। जो होता है होने दो के रवैये के साथ स्पॉन्सर्स में कोई दिलचस्पी न दिखाते हुए। और जहां तक मेरे पैसे बचाने वाले राजा की बात है, मैं बेड पर बैठकर अपना फोन स्क्रॉल कर रही हूँ, काफी व्यस्त दिख रही हूँ। हालांकि किसी को नहीं पता कि मैं असल में क्या कर रही हूँ। जब स्पॉन्सर्स को स्टाफ द्वारा शो सेट पर लाया जाता है, स्टाफ ने कंटेस्टेंट्स को बता दिया। साउथ स्टार एंटरटेनमेंट के बॉस पर अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए रियान पूरी स्पीड में नीचे दौड़ता है। पहली मंजिल के हॉल में 5 बेहद खूबसूरत महिलाएं खड़ी हैं। उसका ध्यान एक ऐसी महिला पर जाता है जो लंबी है और बहुत क्लासी और अमीर लग रही है। ये महिला पंगे लेने वाली नहीं है, उसे इससे दूर ही रहना चाहिए। वह उम्मीद करता है कि काश यह साउथ स्टार एंटरटेनमेंट की बॉस न हो, क्योंकि वह बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अगर ज्यादा वक्त साथ बिताया तो शायद वह खुद पर काबू न रख पाए और फिर आगे बढ़ने के बजाय वह सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाएगा और खुद को मोहरा बनकर रहेगा और खुद को मुसीबत में डाल लेगा। एक महिला के चक्कर में अपना करियर बर्बाद करना समझदारी नहीं होगी। जैसे ही रेयान मन में प्रार्थना कर रहा होता है, होस्ट रशेल सबसे बाईं और खड़ी अधेड़ उम्र की महिला के पास जाती है। रशेल की मुस्कान में चापलूसी है और वह उसे रैंसिया में मिलवाती है। यह साउथ स्टार एंटरटेनमेंट की वाइस प्रेसिडेंट लॉसन है। साउथ स्टार एंटरटेनमेंट की बॉस ने पहले आने का वादा किया था, लेकिन किसी वजह से आखिरी मिनट पर उन्होंने अपना प्लान बदल लिया और वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया। रयान अंदर से बहुत खुश है, लेकिन वह नहीं चाहता कि एग्जीक्यूटिव उसे नादान समझे, इसलिए वह एक हल्की मुस्कान के साथ खुद को शांत दिखाता है। नमस्ते मिस लॉसन। नमस्ते रयान। वाइस प्रेसिडेंट लॉसन रयान की ओर देखकर मुस्कुराती हैं। वह बहुत मिलनसार लग रही हैं, जिससे रयान को राहत मिलती है। क्या आपने नाश्ता कर लिया? नहीं, प्रोडक्शन टीम ने कहा था कि आप इसका इंतजाम करेंगी। रेयान को तुरंत मौका मिल गया। तो फिर मुझे आपको नाश्ते पर ले जाने दीजिए। मेरा बजट जितना है, आप जो चाहें ऑर्डर कर सकती हैं। प्रोडक्शन टीम वाकई बहुत अजीब है। उन्होंने स्पॉन्सर्स के लिए नाश्ते का भी इंतजाम नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि रयान अपने स्पॉन्सर को होस्ट करने में अपना सारा पैसा खर्च कर देगा। मुझे लगता है वह बिल्कुल ऐसा ही करेगा। रुको, बीच में वह महिला कौन है? मुझे 3 मिनट में उसकी पूरी जानकारी चाहिए। उसके बाद विवियन और क्लोई भी अपने स्पॉन्सर्स को लेने नीचे आती हैं। विवियन को मिस सैंडर्स मिलती हैं, जो बड़ी कंपनियों में से एक ट्रू हार्ट इंश्योरेंस की जनरल मैनेजर है। हाँ, नमस्ते, मैं विवियन हूँ। नमस्ते क्लोई। मैं ग्रानवे ग्रुप से एम्मा हूँ। मैं मौ हूँ। क्या ग्रानवे ग्रुप के सभी लोग इतने दब्बू होते हैं? यह इंसान स्पॉन्सर जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही। कम से कम स्पॉन्सर वाली एनर्जी तो दिखाओ। एम्मा की तुलना में क्लोई ज्यादा स्पॉन्सर लग रही है, या शायद एम्मा बस जमीन से जुड़ी हुई है। विवियन और क्लोई के ग्रुप्स के बीच का तालमेल बिल्कुल उल्टा है। हाँ, जबकि लूना जल्दी से सेलेना के पास जाती है, ऐसी आवाज में जो सिर्फ वे दोनों सुन सके। सेलेना उसे रूखी नजरों से देखती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लूना को अचानक याद आता है कि सेलेना ने हाल ही में जेनिथ ग्रुप संभाला है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वो शायद उसकी आंटी कंपनी की छवि सुधारने और अपना प्रोफाइल बढ़ाने के लिए कैमरे पर आने का नाटक कर रही हैं। आंटी, क्या आप ईथन के साथ पेयर नहीं की गई हैं? मेरी एक मदद करना, उसे परेशान मत करना और मेरा ख्याल रखना। वह इस शो में मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। पहले 2 दिनों में उसने न सिर्फ मेरा मेडिकल बिल भरा, उसने मेरे लिए अंडे भी उबाले। सेलेना की आंखें थोड़ी धुंधली हो जाती हैं। लूना यह सब बड़बड़ाती है, फिर उसे कुछ याद आता है और वह जोड़ती है, ओ सही। और तुम कुछ भी करना, उसे यह मत बताना कि तुम मेरी आंटी हो। क्यों? क्योंकि वह तुम्हें पसंद नहीं करता। सेलेना की भौहें थोड़ी ऊपर उठती हैं। मुझे याद नहीं कि मैंने उसे कभी उकसाया हो। क्या तुम समझाना चाहोगी? उसने कहा कि उसे ऐसी महिलाएं पसंद नहीं जिनकी भांजियां हों। क्या यह मुमकिन है कि उसने भांजी वाले हिस्से पर जोर दिया था? फिर लूना को अपनी आंटी की ठंडी आवाज सुनाई देती है, जो एक और भी तीखी बात कहती है। अगर ऐसा है तो मैं आसानी से ऐसी महिला बन सकती हूँ जिसकी कोई भांजी ना हो, क्योंकि मुझे ऐसी भांजी बिल्कुल नहीं चाहिए जो 3 दिन से खाना ना खा रही हो। यह बहुत शर्मनाक है। लूना उस आखिरी बात का मतलब साफ समझ जाती है। उसकी आंटी उसे शर्मिंदा कर रही है और उससे रिश्ता तोड़ने की धमकी दे रही है। यह महिला इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? हम एक ही खून के हैं। वह मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकती है? लूना पलटकर जवाब देती है, मैं सिर्फ मजे के लिए भूखी नहीं थी। मैं तुम सबका विरोध कर रही थी, तुम्हें यह दिखाने के लिए कि मैं हार नहीं मानती। सेलेना उसे एक नजर देखती है और ताना मारते हुए बोलती है,
सिर्फ बच्चे अपनी अहमियत साबित करने के लिए भूख हड़ताल करते हैं। लूना कुछ देर खामोश रहती है, उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। तभी विवियन अचानक वहां आ जाती है। नमस्ते, मैं विवियन हूँ। ये सभी स्पॉन्सर्स बड़ी कंपनियों से हैं। अगर वह इस शो में नहीं आई होती तो शायद उसे कभी इस लेवल के लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता। चाहे वह कोई असल कनेक्शन बना पाए या न बना पाए, कम से कम वह इन बड़े लोगों के बीच अपनी पहचान तो बना सकती है। और जब वह अभी नीचे आई तो उसने चुपके से सभी स्पॉन्सर्स को परखा था। उसके सामने वाली महिला सभी स्पॉन्सर्स में से लुक्स, ऑरा और कपड़ों में सबसे प्रभावशाली है। बेशक उसे इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। बात करते हुए विवियन अपना हाथ आगे बढ़ाती है, हाथ मिलाने के लिए। सेलेना की नजर विवियन पर पड़ती है। वह हाथ मिलाने के लिए आगे नहीं बढ़ती। इसके बजाय वह खामोशी से बस विवियन को घूरती रहती है, बिना किसी किसी साफ वजह के। विवियन को डर और तनाव महसूस होता है। उसे अचानक अपना परिचय देने के लिए पास जाना गलत लगता है। कुछ सेकंड बाद जब विवियन बेचैनी में छटपटा रही होती है, सेलेना लापरवाही से बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम वही हो जिसे अंडे खाने थे लेकिन खरीदे नहीं थे। तो तुमने मेल कंटेस्टेंट के अंडों पर हाथ साफ करने की कोशिश की। वही हो ना तुम। विवियन शर्म से लाल हो जाती है। दर्शक जोर जोर से हंसने लगते हैं। हा हा हा, यह खूबसूरत महिला वाकई अच्छी बात करना जानती है। मेरी हंसी नहीं रुक रही। इस खूबसूरत स्पॉन्सर ने बिल्कुल वही बोला जो मैं कहना चाहती थी, क्योंकि यह बिल्कुल वही लाइन है जो मैं विवियन के मुंह पर बोलना चाहती थी। हा 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 हा, ये महिला दिलचस्प है। मुझे ऐसे लोग पसंद है जो दूसरों के लिए खुलकर खड़े होते हैं। अपनी बात कहने के बाद सेलेना अभी भी हाथ मिलाने के लिए आगे नहीं बढ़ती। विवियन एक सूखी बनावटी मुस्कान देती है। उसकी उंगलियां हवा में अजीब तरह से मुड़ती हैं और वह अपना हाथ वापस खींच लेती है। मैंने ऐसा नहीं किया, आपको गलत फहमी हुई है। मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ। फिर सेलेना का ठंडा बर्ताव देखकर विवियन खुद को और शर्मिंदा नहीं करती। कुछ फॉर्मल वाक्य बोलने के बाद वह अपने स्पॉन्सर को नाश्ते के लिए बाहर ले जाती है। डॉर्म से बाहर निकलते ही अपनी चोटिल ईगो महसूस करते हुए विवियन मन ही मन भड़ास निकालती है। सिर्फ तुम्हारे पास कुछ पैसा है तो इतना घमंड क्यों दिखा रही हो? एक बार मैं अमीर हो गई तो आज के अपमान का बदला दुगना लूंगी। क्लोई विवियन की तरह सेलेना के पास जाकर खुश करने की कोशिश नहीं करती। एम्मा का अभिवादन करने के बाद वह मुड़ती है और उसके साथ ऊपर की ओर चल देती है। क्लोई आगे चल रही है, एम्मा उसके ठीक पीछे है। दर्शक कयास लगाने लगते हैं। अगर मुझे नहीं पता होता कि एम्मा स्पॉन्सर है तो मुझे लगता कि यह मिस क्लोई और उनका बटलर है। सच में मुझे क्यों लगता है कि क्लोई वाकई में सबसे रहस्यमयी है? क्या ये कंटेस्टेंट है? ये बहुत शांत और सिंपल लग रही है। भले ही ये शो में कुछ खास नजर लग रही है, शो में खास नजर नहीं आ रही, पर प्रोडक्शन टीम को देखते हुए कोई चांस ही नहीं है कि उन्होंने किसी ऐरे गैरे को कास्ट किया हो। मैं सहमत हूँ। कंजूस ईथन, फ्री में खाने वाली विवियन, अमीर लूना, 9 मील्स एंड 3 डेज सेंट की स्टार और वो भले दिल वाला अच्छा लड़का रायन, ये सभी अपने आप में कुछ ना कुछ तो हैं ही। सिर्फ क्लोई ही बहुत नॉर्मल, बहुत सिंपल लग रही है, जो उसे और भी अजीब बनाता है। प्रोडक्शन टीम बिना किसी खूबी वाले सादे कंटेस्टेंट को कभी नहीं चुनती। इससे तो शो बहुत फीका हो जाएगा। सही बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पांचों प्रोडक्शन टीम के रखे हुए एक्टर्स हैं। लूना की स्पॉन्सर एसी ग्रुप की डायरेक्टर फॉस्टर है। डायरेक्टर फॉस्टर के चेहरे पर सख्त भाव है जो एक बॉस का रुतबा दिखाता है। लूना, चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। उनका अंदाज ऐसा है जैसे वो किसी जूनियर को ऑर्डर दे रही हो और वो बिना कुछ कहे मुड़कर चल देती है। लूना की तरफ देखती भी नहीं, मानो उसे कुछ न समझ रही हो। डायरेक्टर फॉस्टर की पीठ को देखकर लूना बहुत असहज महसूस करती है। प्लीज, वो खुद को समझती क्या है? मैं एक वारिस हूँ। कब से मैं किसी भी रैंडम इंसान के ऑर्डर मानने लगी? और बात तो ये है कि डायरेक्टर फॉस्टर मेरा पैसा खर्च करने वाली हैं। वो किसी बॉस की तरह हुक्म चला रही हैं। मैं इस झांसे में नहीं आने वाली। लूना को परवाह नहीं है कि वो स्पॉन्सर को नाराज कर रही है या नहीं। वो मुड़कर ऊपर सोने चली जाती है। डायरेक्टर फॉस्टर कुछ कदम चलती हैं। उन्हें एहसास होता है कि लूना उनके पीछे नहीं है और मजबूरी में उन्हें वापस आना पड़ता है। लेकिन वापस आते समय उनका चेहरा बिगड़ जाता है और कोई रास्ता न होने पर उन्हें लूना को ढूंढने ऊपर जाना ही पड़ता है। पहली मंजिल के हॉल में अब सिर्फ सेलेना बची है, जिससे अभी तक किसी ने नहीं लिया है। बाकी सबको ले जाया गया, जिससे वो अकेली खड़ी रह गई है। अचानक वो बहुत अकेली लग रही है। सेलेना परेशान न हो, ये सोचकर रेचल जल्दी से बोलती है, मुझे ऊपर जाने दो और उस कंटेस्टेंट को जल्दी नीचे लाती हूँ। जरूरत नहीं है। ये शब्द पूरे होते ही एक आकृति ऊपर से नीचे आती है। हॉल में खड़ी उस पतली आकृति को देखकर मैं सीधे पास जाता हूँ और अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ। है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं ईथन हूँ। सेलेना के होंठ हल्के से मुड़ते हैं, थोड़ा सा। वो धीरे से अपना हाथ उठाती है। उसकी पतली गोरी उंगलियां मेरे उभरे हुए पैरों पर हल्की सी टिकी हैं। मैं सेलेना हूँ। क्या हम ऊपर जाकर पहले बात कर सकते हैं? बिल्कुल। दर्शक उछल पड़ते हैं। वाह, क्या ये जेनिथ ग्रुप की हेड हैं? वो बहुत खूबसूरत है। कोई आश्चर्य नहीं कि हर साल इतने लोग जेनिथ ग्रुप में जाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं। ऐसी बॉस के साथ आपको हर दिन काम पर जाने में अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सेलेना ईथन और विवियन के साथ बिल्कुल अलग बर्ताव कर रही हैं। मैं सेलेना को तीसरी मंजिल पर अपने कमरे में ले जाता हूँ।
कमरे में कोई कैमरा नहीं है। जिस पल सेलेना अंदर आती है, इससे पहले कि वो आसपास देख भी सके, मैं तुरंत मुड़कर दरवाजा मजबूती से बंद कर देता हूँ। सेलेना मुड़ती है। वो मेरी तरफ देखती है। उसकी भौहें हल्की सी ऊपर उठी हैं, जैसे चुपचाप पूछ रही हो कि इसका क्या मतलब है। मैं आलस से दरवाजे के सहारे खड़ा होता हूँ, हाथ मेरी जेबों में है। आपके पास वाकई एक भी पैसा नहीं है ना? आप मुझसे यही पूछना चाहती थी। हाँ, वो शो की स्पॉन्सर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि प्रोडक्शन टीम इतनी हिम्मत करेगी कि एक स्पॉन्सर से सारे पैसे छीन ले और उन्हें हमारे साथ झूठा खाना खाने पर मजबूर कर दे। सेलेना अपना सिर झुकाती है और मुस्कुराती है। वो बेफिक्री से अपनी बाहें फैलाती है। उसकी काली आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है, तो आप मेरी तलाशी ले सकता है। अगले ही पल वो लापरवाही से जोड़ती है, जो भी मिले वो आपका। सेलेना अपनी बाहें फैलाए रखती है। ये सुनकर मेरी उम्मीद की आखिरी किरण भी तुरंत गायब हो जाती है। उफ, पहले मैं सोच रहा था कि स्पॉन्सर से कुछ पैसे निकलवा लूंगा, क्योंकि स्पॉन्सर शो में सबसे बड़ी मछली होते हैं। पता चला कि गेम में स्पॉन्सर्स भी शॉर्टकट नहीं ले सकते। अब मुझे वाकई खुद पर ही निर्भर रहना होगा। दिल में मायूसी है। आहा, तलाशी लेने की जरूरत नहीं है। मुझे आप पर यकीन है। मिस सेलेना धीरे से सिर हिलाती है। उस स्थिति में अगर और कुछ नहीं है, तो मैं बाहर जाकर आपका इंतजार करती हूँ। ठीक है, पहली मंजिल पर मेरा इंतजार करना। मैं 1 मिनट में नीचे आता हूँ। मैं पहले सर्वे फॉर्म भरने में व्यस्त था और अभी तक फ्रेश नहीं हुआ हूँ। कोई जल्दी नहीं है। फिर सेलेना के होंठ थोड़े अलग होते हैं, जैसे वो कुछ और कहना चाहती हो। 2 सेकंड रुकती है, लेकिन अंत में वो चली जाती है। अंत में कुछ नहीं कहती। मैं एक तरफ हटकर दरवाजा खोलता हूँ, उसके लिए रास्ता बनाता हूँ। जैसे ही वो मेरे पास से गुजरती है, वो अचानक रुक जाती है। लड़कों को खुद को बचाना सीखना चाहिए। किसी भी रैंडम औरत को अपने कमरे में ना आने दे। ये कहकर वो बाहर निकल जाती है। मैं उसकी पीछे हटती आकृति को तिरछी नजरों से देखता हूँ। मैं कुछ बोल नहीं पाता। सिर्फ 3 मिनट हुए हैं। मिस सेलेना इतनी जल्दी बाहर आ गईं। वो अंदर क्या कर रहे थे? किस तरह की बातचीत है जिसे हम जैसे वीआईपी नहीं सुन सकते? मुझे लगा इथन उस पर डोरे डालने वाला है। पता चला सीईओ सेलेना बिना किसी खरोंच के बाहर आ गई। हा हा हा। ऊपर वाले भाई, तुम यहाँ नए हो। एक पुराने फैन के तौर पर मैं तुम्हें बता दूं, ईथन की पर्सनालिटी को देखते हुए डोरे डालना नामुमकिन है। सिर्फ लूटपाट ही विकल्प है। मुझे लगता है ईथन स्पॉन्सर को फुसलाकर शॉर्टकट लेने और पहला स्थान हासिल करने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार वो जेनिथ ग्रुप की हेड है। कोई भी आम इंसान होता तो कब का चापलूसी कर चुका होता। ऐसी बात नहीं है कि मैं चापलूसी नहीं करना चाहता। मुझे जेनिथ ग्रुप में काम करना भी बहुत पसंद आएगा, पर चापलूसी इतनी आसान नहीं है। पहला, मेरे पास तोहफों के लिए पैसे नहीं है। दूसरा, सिर्फ काबिलियत की बात करें तो बातचीत से काम नहीं चलता। और बड़े बॉस के पास मुझे खुद को साबित करने का मौका देने का समय नहीं होता। मैं किसी को फुसलाने के लिए अपने शरीर का सौदा बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पैसे इसलिए कड़ी मेहनत इसलिए करता हूँ ताकि मैं खुद को और उन लोगों को बेहतर जिंदगी दे सकूं जो मुझसे प्यार करते हैं। खुद को नीचा दिखाने के लिए नहीं, जिससे मेरे चाहने वाले दुखी दुखी और परेशान हो। तो सामने मौजूद 50 लाख को हासिल करने पर ध्यान देना ज्यादा प्रैक्टिकल है। मैं जल्दी से फ्रेश होकर पहली मंजिल पर जाता हूँ। सोफे पर बैठी सेलेना को देखकर मैं पूछता हूँ, क्या आपने नाश्ता किया? अगर नहीं तो चलो साथ में कुछ खा लेते हैं। नहीं। सेलेना खड़ी हो जाती है और मेरे पीछे चलने लगती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मैं उसे खाने के लिए कहाँ ले जाने वाला हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो वो काफी असमंजस में है। दर्शकों को सेलेना की चिंता हो रही है, क्योंकि मैं जिन जगहों पर जाता हूँ वो वाकई इंसान के आत्मसम्मान और मानसिक मजबूती का टेस्ट लेती हैं। अगर चेहरा इतना मोटा और नसें इतनी मजबूत नहीं है, तो वो मेरे साथ रहकर खाने का जुगाड़ नहीं कर पाएगी। हम दोनों लगभग 20 मिनट तक चलते हैं और आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। एक नई खुली ब्रेकफास्ट शॉप। दुकान की बड़ी कांच की खिड़की पर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है ग्रैंड ओपनिंग फ्री कांजी। दुकानदार हमें प्रवेश द्वार पर खड़ा देखती है। हाथ में सफाई का कपड़ा लिए वो बड़े प्यार से हमें बुलाती है। अरे हैंडसम और ब्यूटीफुल, अंदर आ जाओ। बस बाहर खड़े होकर मत आ देखो। आपको क्या चाहिए? आओ देखो। अंदर आ जाओ। मैं चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए दुकान में अंदर जाता हूँ। मैम, मैंने आपके दरवाजे पर फ्री कांजी वाला बोर्ड देखा। अगर हर ग्राहक सिर्फ फ्री कांजी के लिए अंदर आए तो क्या आपको बहुत नुकसान नहीं होगा? मालकिन हम दोनों की तरफ देखती है। तो क्या हुआ? अगर हम ये प्रमोशन चलाने की हिम्मत रखता है तो हमें लोगों के फ्री में खाने से डर नहीं लगता। जी भर के खाइए। मैं एक बड़ी सी मुस्कान बिखेरता हूँ। मैम, आप बहुत दिलदार हैं और आप बहुत खूबसूरत भी हैं। ये तारीफ सुनकर मालकिन खुशी से फूली नहीं समाती। वह जल्दी से मुझे सेल्फ सर्व डिशेज की तरफ ले जाती है। हम खुद अपना काम संभाल लेंगे मैम, आप अपना काम देखिए। मालकिन खुद से सोचती है, यह नौजवान मुझे बार बार मैम कह रहा है, एक कितना प्यारा और तमीजदार है। उसके जाने के बाद मैं एक भी डिश नहीं लेता। इसके बजाय मैं कांजी स्टेशन ढूंढता हूँ और सेलिना को वहां ले जाता हूँ। कांजी की वैरायटी बहुत शानदार है। वेजिटेबल कांजी, सेंचुरी एग और पोर्क कांजी, मिलेट कांजी, श्रेडेड चिकन कांजी और भी बहुत कुछ। 6 या 7 तरह की कांजी मौजूद है। मैं मुड़कर सेलिना को देखकर मुस्कुराता हूँ। मिस सेलिना मेरी तरफ देखती हैं।
कि ये पूरा इलाका वो साम्राज्य है जिसे मैंने आपके लिए जीता है। जो आपका मन करे वो चुन लीजिए। मेरी मेहमाननवाजी बस इतनी ही है। सेलेना धीरे से हंसती है। तो वेजिटेबल कांजी ले, ठीक है। मैं उनके लिए एक कटोरा वेजिटेबल कांजी निकालता हूँ। जैसे ही मैं खत्म करता हूँ, मैं देखता हूँ कि वह अपना सिर बाकी डिशेज की तरफ घुमाती हैं। मैं तुरंत कांजी नीचे रखता हूँ, फिर प्यार से उनका सिर वापस कांजी की तरफ मोड़ देता हूँ। मिस सेलिना, वह सब अभी हम हाथ से बाहर है, क्योंकि मेरे पास थोड़े पैसों की कमी है। मैंने अभी तक उसे जीता नहीं है। अभी के लिए इसी से काम चला लीजिए। पैसों की कमी। अगर वो दोनों सच में दुकान में बैठकर बिना कुछ ऑर्डर किए फ्री की कांजी पीते रहे तो मुझे उनके लिए शर्म आ जाएगी। धिक्कार है मेरी शर्म पर। ईथन की जेब में $900 से ज्यादा हैं और वो मिस सेलिना पर एक पैसा भी खर्च नहीं करेगा। कितना कंजूस है। हाँ हाँ, ईथन मुझे मार ही डालेगा। बेचारी मिस सेलिना, हाँ हाँ, बिना साइड डिश के कांजी पी रही हैं। मुझे पता था वो कंजूस ईथन स्पॉन्सर होने के बावजूद एक पैसा भी खर्च नहीं करेगा। हाँ हाँ हाँ, कांजी फ्री है और आप जितनी बार चाहे ले सकते हैं। यही वो बात है जो मैंने अंदर आते ही मालकिन से कंफर्म कर ली थी। हम दोनों का सिर्फ कांजी पीना और कुछ ऑर्डर न करना आसपास के ग्राहकों को अजीब लग रहा है। मेरा हौसला बहुत मजबूत है। मुझे परवाह नहीं कि दूसरे क्या सोचता है। फ्री कांजी के लिए आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इनाम जीतने की कोशिश ना कर रहा होता तो मैं भी बिना किसी साइड डिश के सादी कांजी न पी रहा होता। मैं सेंचुरी, एग और पोर्क कांजी के कुछ घूंट लेता हूँ और अपने सामने बैठी सेलिना की तरफ देखता हूँ। मुझे डर है कि यह बड़ी सीईओ इस मुफ्तखोरी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएंगी। मुझे हैरानी होती है, वह पूरी तरह शांत है। उनकी हरकतें नपी-तुली और धीमी हैं। उनके खाने का तरीका इतना शानदार है जैसे वो किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रही हो। लेकिन हर दूसरी टेबल पर साइड्स, डिशेज, नमकीन पेस्ट्रीज, श्रिम्प डम्पलिंग्स और तमाम तरह के विकल्प हैं। हमारी टेबल पर सिर्फ कांजी के 2 खाली कटोरे हैं। चाहे हम कितने भी शांत क्यों ना दिखे, तुलना करने पर यह ठीक लग रहा है, पर यह थोड़ा दुखद है। मेरे दिमाग में तो इन दोनों के लिए एक उदास वायलिन धुन बज रही है। अमीरी में पली बड़ी मिस सेलना ने शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना साधारण खाना नहीं खाया होगा। हाँ हाँ, जब दुकान की मालकिन ने देखा कि ईथन और सेलना बिना कुछ ऑर्डर किए सच में बस फ्री की कांजी पी रहे हैं तो वो हैरान रह गई। बिना साइड डिश के भी कांजी का स्वाद काफी अच्छा है। अपना तीसरा कटोरा खत्म करने के बाद मेरा पेट पूरी तरह भर गया है। मैं खड़ा होता हूँ और मालकिन के पास जाता हूँ। मैं मुस्कुराते हुए पूछता हूँ, मैम, क्या कल भी प्रमोशन जारी रहेगा? यह कब खत्म होगा? इस बुधवार को खत्म होगा तो 2 दिन और बचे हैं। जवाब देने के बाद मालकिन जिज्ञासा से उस महिला को देखती है जो टेबल पर कांजी रख रही है। नौजवान, क्या वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं, वो मेरी बॉस है। मालकिन तुरंत समझ जाती है। तभी तो। मालकिन खुद से सोचती है, अच्छा तो वो उसकी बॉस है। तब तो यह कंजूसी वाला बर्ताव पूरी तरह समझ में आता है। यह कांजी की दुकान सिर्फ सुबह खुलती है, वरना मैं तो यहाँ पूरा दिन बैठना पसंद करता। एसी, खाना, न कोई भूख और न ही कोई थकान। सेलिना ने उतना नहीं खाया जितना मैंने खाया। उन्होंने सिर्फ एक कटोरा लिया, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे पिया। उनके खत्म करने के बाद मैं त्योरी चढ़ाता हूँ, सिर्फ एक कटोरा कांजी, क्या आपका पेट भर गया? मेरा पेट भर गया है। वह खाने में बहुत नखरे करती हैं। उन्हें जो पसंद नहीं वह उसे शायद ही छूती हैं, लेकिन अगर वो आज कांजी का यह कटोरा खत्म नहीं करती तो उन्हें डर है कि अगले 2 मील में और भी ज्यादा मुश्किल खाना मिल सकता है। इस शो में आना कभी मजे के लिए नहीं था। सेलिना ने इसके लिए पहले से तैयारी की थी, लेकिन उन्होंने उतनी तैयारी नहीं की थी जितनी होनी चाहिए थी। नाश्ते के बाद मैं उन्हें हर जगह ले जाता हूँ। उन्हें अच्छा समय दिखाने के बहाने पार्क, किंडरगार्टन, शॉपिंग मॉल और अन्य जगहों पर ले जाता हूँ। हम फ्री पानी, मास्क, स्नैक्स और बहुत कुछ हासिल करते हैं। फिर जब दोपहर का खाना आता है तो मैं उन्हें असल में आफ्टरनून टी पर ले जा रहा हूँ। लंच बस ऐसे ही छोड़ दिया। मैं आज रात तुम्हें एक बड़ी दावत दूंगा। सच में, मैं पूरी ईमानदारी के साथ उनकी तरफ देखता हूँ। मैं वादा करता हूँ। सेलिना को इससे कोई परेशानी नहीं लग रही। वह एक बेफिक्र अंदाज में अपने होंठ मोड़ती है। ठीक है। सेलिना का मुस्कुराता हुआ चेहरा न मुस्कुराने के मुकाबले कहीं ज्यादा खूबसूरत है, जिससे वह ज्यादा मिलनसार लगती है। कहते हैं, खूबसूरती आंखों के लिए एक दावत होती है, लेकिन जब आपको सच में भूख लगी हो तो अच्छी शक्ल बेकार है। स्क्रीन के जरिए भी मैं मिस सेलिना की निराशा महसूस कर सकता हूँ। हाँ, मिस सेलिना के लिए है कैसी जिंदगी है। ईथन, अगर काम चल जाए तो चल जाए, अगर नहीं तो तुम कैसे भी करके काम चला लेते हो। मिस सेलिना कितनी बदकिस्मत हैं कि उन्हें कंजूस ईथन के साथ जोड़ा गया है। इस बीच दूसरे कंटेस्टेंट्स अपने स्पॉन्सर्स को बढ़िया खाना खिला रहे हैं। फैंसी मील तो बस थोड़े समय के लिए होते हैं। असली बात यह है कि अंत में 5 मिलियन किसके हाथ लगेंगे। आफ्टरनून टी का मतलब है सुपरमार्केट में फल और डेजर्ट्स के फ्री सैंपल। आज मैं देर से पहुंचा क्योंकि पार्क से पैदल रास्ता बहुत लंबा है। जब तक मैं वहां पहुंचता हूं तब तक ज्यादातर फल और डेजर्ट्स खत्म हो चुके होते हैं। मैं ट्रे पर पड़े आखिरी 3 संतरे के टुकड़ों को दयनीय स्थिति में देखता हूँ। भारी मन से मैं एक फ्रेश टूथपिक उठाता हूँ। पहले एक सेलिना को देता हूँ, फिर एक अपने लिए लेता हूँ। अभी के लिए बस इससे काम चलाओ। आज रात मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें एक असली दावत खिलाऊंगा। मुझ पर भरोसा रखो। फिर मैं संतरे का आधा टुकड़ा चुभाता हूँ
और अपने मुंह में डाल लेता हूँ। रसीला गूदा मेरे दांतों के बीच फैल जाता है। इतना भूखा होने के कारण ये किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा। संतरे आज वाकई बहुत मीठे हैं, एक खाकर देखो। मेरी चौकस निगाहों के नीचे सेलिना की पतली उंगलियां टूथपिक से संतरा उठाती हैं, जबकि मेरी आंखें लालच से संतरे की हर हरकत का पीछा करती हैं। लेकिन सेलिना बहुत ही आराम से धीरे धीरे खा रही हैं। उन्हें खाने की कोई जल्दी नहीं है। मैं चुपचाप घूंट भरता हूँ। संतरे पर टिकी मेरी आंखें लालच से चमक रही हैं। पता है मिस सेलिना, अगर आज आप न आई होती तो संतरे के तीनों टुकड़े मेरे होते। लेकिन इतना भूखा होने के बावजूद मैं संतरे आपके साथ बांट रहा हूँ। क्या आप मेरी मेजबानी में मेरी ईमानदारी महसूस कर सकती हैं? सेलेना धीरे से हंसती है। मैं ऐसे महसूस कर सकती हूँ। अच्छा है, यही मायने रखता है। मेजबानी में सबसे जरूरी चीज ईमानदारी ही होती है। जब तक ईमानदारी है, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। फिर सेलेना देखती है कि टूथपिक पर लगा संतरा और प्लेट में बचा हुआ आखिरी संतरा का टुकड़ा दोनों गायब हो जाते हैं। मैंने उसके लिए एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ा। मुझे वाकई बहुत भूख लगी है, वरना मैं संतरे के एक टुकड़े के लिए उससे लड़ाई नहीं करता। स्पॉन्सर सिर्फ एक दिन की बचत वाली जिंदगी देखते हैं, लेकिन हमारे पास अभी 24 दिन और बचे हैं। सेलेना आज रात शो के बाद घर जाकर पेट भर खाना खा सकती है, लेकिन मुझे शायद अभी भी भूखे रहने और थोड़ा खाने के बीच झूलना पड़े। इसलिए मेरे पास फिलहाल स्पॉन्सर के साथ कंजूसी करने के अलावा कोई चारा नहीं है। सेलेना अपनी नजरें झुकाती है और अपने हाथ में मौजूद साफ टूथपिक को घूरने लगती है, मानो उस पर जो संतरा था वह उसकी भूख के कारण बस उसका एक वहम हेलुसिनेशन था। संतरा खत्म करने के बाद मैं टूथपिक को कचरे में फेंक देता हूँ। मैं मुस्कुराते हुए सेलेना की ओर देखता हूँ। मिस सेलेना, थोड़ा और इंतजार कीजिए। आज रात मैं पक्का आपको एक बढ़िया डिनर पर ले जाऊंगा। मांस, सब्जियां, जो आप चाहें आप पेट भरकर खाएंगी। मुझे बहुत भूख लगी है। माफ कीजिएगा मिस सेलेना, आपका यह एक वक्त का खाना छोड़ना बस एक बार की बात है, लेकिन मैं तो हर रोज सर्वाइवल मोड में जी रहा हूँ। उम्मीद है कि आप अगली बार वापस नहीं आएंगी। सेलेना मेरे गंभीर चेहरे को देखती है। देखते हैं मिस सेलेना, अभी क्या हुआ? मेरा संतरा कहाँ गया? जेनिथ ग्रुप के ईथन और मिस सेलेना की एपिक फैंटेसी फिल्म द वेनिशिंग ऑरेंज में आपका स्वागत है। 60 साल बाद मिस सेलेना सफेद बालों वाली अपनी कुर्सी पर लेटी हुई अपने पोते पोतियों को पुरानी कहानियां सुनाती है। उस दिन दादी को लंच भी नहीं मिला था। चिप्स के नाम पर उन्हें बस चिप्स के टुकड़े मिले। फल के नाम पर उन्होंने सिर्फ टूथपिक चबाए। ईद हद से ज्यादा कंजूस है, स्पॉन्सर के हाथ से भी चीजें छीन लेता है। सच में बहुत हिम्मत है। मिस सेलेना गुस्सा भी नहीं हो रही हैं। उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी लाजवाब है। सलाम है। मैं देखना चाहता हूँ कि बाकी स्पॉन्सर्स क्या कर रहे हैं। यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि क्या मिस सेलेना वाकई सभी स्पॉन्सर्स में सबसे बदकिस्मत है। कई दर्शक तुलना करने के लिए दूसरे कंटेस्टेंट्स के लाइव स्ट्रीम पर स्विच कर रहे हैं, यह देखने के लिए कि मिस सेलेना कितनी बदकिस्मत है और यह पैसे बचाने वाला राजा वाकई कितना कंजूस है। तुलना स्टॉप एक रायन का लाइव स्ट्रीम। एक काफी महंगे रेस्टोरेंट के अंदर रायन और साउथ स्टार एंटरटेनमेंट के वाइस प्रेसिडेंट लॉसन सोफे पर बैठे हैं और $58 प्रति सेट की कीमत वाले बीफ सेट का मजा ले रहे हैं। इस खाने का उनका बिल $116 है। सुबह रायन वाइस प्रेसिडेंट लॉसन को बीफ नूडल्स खिलाने भी ले गया था, जिसमें $36 खर्च हुए। अब उसके पास $70 बचे हैं। रायन अपने सामने रखे बीफ के कटोरे को घूरता है और चुपचाप अपना लार निगलता है। फिर वो अपने बीफ का कटोरा वाइस प्रेसिडेंट लॉसन की तरफ खिसका देता है। मिस लॉसन, कृपया अभी के लिए काम चला लीजिए। शो खत्म होने के बाद अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको अलग से एक बढ़िया खाना खिलाऊंगा। आखिर उसके पास पैसे बस इतने ही बचे थे। वाइस प्रेसिडेंट लॉसन मुस्कुराती हैं और बीफ को वापस उसकी तरफ धकेल देती हैं। कोई बात नहीं, आप खाइए, भविष्य में बहुत मौके मिलेंगे। रायन की आंखें तुरंत चमक उठती हैं। अपना बीफ वाइस प्रेसिडेंट लॉसन की तरफ धकेलना सिर्फ सच्ची मेजबानी दिखाने के लिए नहीं था। असली मकसद तो उस आखिरी वाक्य में था। असली मकसद तो उस आखिरी वाक्य में था। अगर वह किस्मत वाला रहा तो वाइस प्रेसिडेंट लॉसन के आज रात जाने से पहले वह शायद उनका पर्सनल नंबर मांग पाएगा। रायन, ओ रायन, तुम्हारे पास सिर्फ $70 बचे हैं। तुम अगले 20 दिन कैसे गुजारोगे? तुम मुझे मार डालोगे। थोड़ी हिम्मत दिखाओ, कुछ तो शर्म करो। हर बार जब मैं उसे देखता हूँ मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा। मुझे लगता है मेरा दिल बैठ रहा है। ये बहुत ही चापलूसी वाला व्यवहार है। क्या तुम्हें अपना पूरा बीफ का कटोरा स्पॉन्सर को देना जरूरी है? खुद भूखे रहो और सब उसे दे दो, क्यों नहीं? लेकिन ईथन की तरफ की तुलना में ईथन वाकई बहुत कंजूस है। मिस सेलेना वाकई बहुत बदकिस्मत है। चलो चलो, अगला स्टॉप, अगला स्टॉप। तुलना स्टॉप दो। विवियन का लाइव स्ट्रीम। विवियन ट्रू हार्ट इंश्योरेंस की मिस सैंडर्स को एक छोटे से डिनर पर ले जाती है। माहौल ठीक है और कीमतें भी वाजिब है। मिस सैंडर्स, कुछ पिएंगी? बेहतर होगा कि न पिए। काम का समय है, यह सही नहीं है। विवियन मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है और मेनू मिस सैंडर्स की तरफ खिसका देती है। सही है मिस सैंडर्स, आप क्या लेंगी? कुछ भी ऑर्डर करें मेरी तरफ से। मिस सैंडर्स, आप क्या लेंगी? कुछ भी ऑर्डर करें मेरी तरफ से। मिस सैंडर्स दो किफायती व्यंजन ऑर्डर करती है, बैंगन की सब्जी और अंडा टमाटर की भुर्जी। विवियन की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। मिस सैंडर्स की पसंद से उसके काफी पैसे बच गए।
सबसे अच्छी बात, मिस सैंडर्स शराब नहीं पीती। कितनी किफायती हैं। मिस सैंडर्स अच्छी लगती हैं, जानने लायक हैं। विवियन जब ये सोच ही रही होती है, मिस सैंडर्स ऑर्डर खत्म करने के बाद अचानक पूछती हैं, क्या आपने कभी इंश्योरेंस के बारे में सोचा है? विवियन ने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। वह तो कुछ खरीदेगी भी नहीं, लेकिन क्योंकि मिस सैंडर्स ने पूछा है तो उसे थोड़ी इज्जत देनी पड़ेगी। मैंने इसके बारे में सुना है, पर ज्यादा नहीं। क्या आपके परिवार में किसी ने इंश्योरेंस लिया है? मुझे याद है, मेरे पापा के पास कार का इंश्योरेंस है, और पर्सनल इंश्योरेंस वह तो मुझे नहीं लगता। मिस सैंडर्स आसानी से बात आगे बढ़ाती हैं। आजकल पर्सनल इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, खासकर एक्सीडेंट और मेडिकल इंश्योरेंस। यह न केवल कई रोजमर्रा की दवाइयों, ओपीडी और अस्पताल के खर्चों को कवर कर सकता है, बल्कि यह आपके परिवार पर से बहुत दबाव भी कम कर सकता है। और इंश्योरेंस मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कवरेज की राशि बहुत ज्यादा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी एक क्लाइंट महिला कैंसर के आखिरी स्टेज में थी। उसके अस्पताल का इलाज बहुत महंगा था। उसके परिवार की सारी बचत खत्म हो गई, लेकिन उसने इत्तेफाक से हमारा ट्रू हार्ट इंश्योरेंस ले रखा था, तो हमारी कंपनी ने $3 लाख नकद सीधे अस्पताल पहुंचा दिए। उसका परिवार खुशी से झूम उठा। $3 लाख नकद। विवियन को लालच आने लगा। मैं यह कैसे खरीद सकती हूँ? यह नंबर नोट कर लीजिए। ये हमारी डिपार्टमेंट मैनेजर हैं। वह आपकी स्थिति के हिसाब से सबसे सही इंश्योरेंस पैकेज तैयार कर देंगी। विवियन तुरंत अपना फोन निकालकर नंबर नोट कर लेती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे जबरदस्ती एक कमर्शियल दिखाया गया है। मिस सैंडर्स विज्ञापन करने और क्लाइंट्स फंसाने आई हैं, है ना? ओ माय गॉड, पहली बार विवियन को, जो फ्री की चीजों की रानी है, किसी और पर खुशी खुशी पैसे खर्च करते देखा। सच में एक चमत्कार है। मुझे लगता है विवियन का ब्रेन वॉश हो गया है। क्या वो वाकई इंश्योरेंस खरीदने वाली है? लेकिन उसके पास तो अभी पैसे ही नहीं है। चलो मिस क्लोई और उनकी एम्मा को देखते हैं। अगला पड़ाव, तुलना स्टॉप। स्टॉप 3, क्लोई का लाइव स्ट्रीम। ग्रैनवे ग्रुप की क्लोई और एम्मा बाहर नहीं गई। वे डॉर्म में इंस्टेंट नूडल्स खा रही हैं। अभी ही क्लोई ने सुपरमार्केट से इंस्टेंट नूडल्स का एक और बड़ा बॉक्स उठाया है। वह इन्हें खाकर पक चुकी थी और खाना बनाने के लिए कुछ ताजा सब्जियां खरीदना चाहती थी, किफायती और सेहतमंद। लेकिन तभी उसे अपनी कुकिंग स्किल्स याद आ गईं, जिसे खाकर कोई भी मौके पर ही मर सकता था। इसलिए नूडल्स ही ठीक हैं। क्लोई अपने स्पॉन्सर को यह खिलाने वाली है। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? इसमें क्या खराबी है? शुक्र मनाओ, पड़ोस की जेनिथ ग्रुप की मिस सेलेना को तो खाना तक नहीं मिल रहा। हा हा।